हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और इतिहास की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे होम रूल लीग और लखनऊ का जो कांग्रेस का सेशन है वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा जिन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, तो उन सेशंस को जाइए, उन सेशंस को आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पुराने सेशंस देखिए, आप पहले इस पूरी स्टोरी को प्रिपेयर कीजिए, तभी आपको आगे आने वाले सेशन समझ आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ना कि हम फैक्चुअल नॉलेज एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं। सभी फैक्ट्स को तो हम इकट्ठा करेंगे ही, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे इन सेशंस के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम फैक्ट्स को ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, राइट। सो इसलिए पिछले सेशंस आपके देखना बहुत अनिवार्य है। उसके अलावा आप कैसा फील करते हैं सेशन के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बेटरमेंट, हमें जो है वो सेशन सुधारने में मदद करेंगे मुझे। सो आज के सेशन को शुरू करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे होम रूल लीग और उसके अलावा जो होम रूल लीग के बाद लखनऊ में जो सेशन हुआ है कांग्रेस का, उसमें क्या पैक्ट हुआ, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा सीएससी एस्पायरेंट्स को कि अगर वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक लिंक उनको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो लिंक होगा स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर। उस एप्लीकेशन में आपको सीएससी से रिलेटेड पूरा थरो जो है वो स्मार्ट कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में 1000 से प्लस जो है वो वीडियोस हैं, डेली के करंट अफेयर हैं, डेली के डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। या उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मटेरियल उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। कमेंट जरूर छोड़िएगा, पिछले सेशंस को जरूर देखिएगा और आज का सेशन पूरा एंजॉय करना है आपको। निहत्ते नहीं बैठना है, कॉपी पेंसिल हाथ में लेकर बैठिए, बहुत जरूरी है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहां लिखा है, यह है द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज थ्रीफोल्ड। सो आज के सेशन को शुरू करेंगे हम कहां से? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या क्या पॉलिटिकल गतिविधियां हुई, यानी कि भारतीय जो एक्टिव पॉलिटिकल, जितनी भी एक्टिव पॉलिटिकल शक्तियां थी उस समय भारत में, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया वर्ल्ड वॉर वन में जो इन्वॉल्वमेंट है ब्रिटिश की, राइट। दैट मीन्स अगर विश्व युद्ध में इन्वॉल्व है ब्रिटिशर्स, सो भारत में उनका ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सेना भी भारत से उठाई गई, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत से जो है वो बाहर को निकाला गया। दैट मीन्स ऐसी स्थिति में भारत में जो पॉलिटिकल शक्तियां मौजूद है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो यहां पर सबसे पहला तो हमने एस्टेब्लिश किया कि वर्ल्ड वॉर है, और उस वर्ल्ड वॉर को लेकर भारतीयों का क्या रिएक्शन रहा वो हम समझेंगे सबसे पहले। और दूसरी चीज हमें समझनी है कि क्या क्या जो है वो आप किस किस हिस्से में बांट सकते हैं, या किस तरह की पॉलिटिकल शक्तियां थी उस समय भारत में एक्टिव। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कांग्रेस के हिस्सा है, और रेवोल्यूशनिस्ट जो है वो अलग से हमने पढ़े। पिछले सेशंस अगर आपने देखे हैं तो उन पिछले सेशंस में मैंने आपको समझाया है कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस का मॉडरेट फेज, फिर उसके बाद कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भेद जो है वो क्यों आया उनके मतों में, और फिर अंग्रेजों द्वारा किस तरह जो है वो एक चाल खेली गई, क्या षड्यंत्र रचा गया और एक्सट्रीमिस्ट को अलग हटा दिया गया मॉडरेट से। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उनके बाहर हो जाने की वजह से जो लीडरलेस यूथ बचा, उसने किस तरह वायलेंस को रिजोर्ट किया, और हमें रेवोल्यूशनरी जो है वो एक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी घटनाएं हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जब तिलक जेल से बाहर निकले 16 जून 1914 को, जब उनको रिहा किया गया, उसके बाद जो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज करी हैं, किस तरह जो है वो धीरे धीरे लीडरशिप को अपने कंट्रोल में लिया, और उसी समय एनी बेसेंट भी एक्टिव है, और उसी समय जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म चल रहा है भारत में उसको कैसे कंडेम किया या सपोर्ट किया, ये सारी घटनाएं आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले हम 3 मुख्य भागों में बांटेंगे उस समय के क्या क्या रिएक्शंस थे भारतीयों के, राइट। सो 3 फोल्ड है। सबसे पहला देखिएगा, द मॉडरेट्स सपोर्टेड द एम्पायर
इन द वॉर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। मॉडरेट्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाली जो मैंने आपको मीठी गोली बताई थी, अंग्रेजों ने जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम की जो मीठी गोली दी थी मॉडरेट्स को, उसी इल्यूजन में अभी तक मॉडरेट्स फंसे हुए थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमारी बेहतरी के लिए था, हमें जो है वो काउंसिल्स में जगह मिली, हमें जो है वो, और मुस्लिम्स किस बहकावे में थे कि हमें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। लेकिन क्या फायदा हुआ किसी भी चीज का? नहीं, क्योंकि जो अल्टीमेट टेल है वो किसकी है, फाइनल फैसला है जो वो किसका है, वो ऑब्वियसली वाइसरॉय का ही है, या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, या अगर अदर वर्ड्स रखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का। तो भारतीय अगर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लेकर उत्साहित भी है तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ये चीज हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर ली है। सो मॉडरेट्स जो है वो क्या कह रहे हैं कि हम तो भैया सपोर्ट करेंगे किसका, हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अभी मुसीबत में है, विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, और हम भारत में उनका सपोर्ट करेंगे। इसके तहत मॉडरेट्स का क्या सोचना था कि अगर विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार उलझी रही तो हो सकता है कि भारत में प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदारी वो कुछ मॉडरेट्स नेताओं को दे दें, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं इंक्लूडिंग तिलक हु वाज रिलीज्ड इन जून 1914 सपोर्टेड द वॉर एफर्ट्स in the mistaken belief that Britain would repay India's loyalty with gratitude in the form of self-government. तिलक ने भी जेल से बाहर निकलकर ये स्टेटमेंट दी कि मैं किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का ओवरथ्रो नहीं चाहता हूं, यानी मैं सरकार का तख्ता पलट नहीं करना चाहता, मैं सरकार का लॉयलिस्ट हूं। तिलक ने ये जेल से बाहर निकल के स्टेटमेंट दी है, मैं सरकार का लॉयलिस्ट हूं, मैं सरकार का तख्ता पलट नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जरूर चाहता हूं, और मैं अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने में काम करने के लिए सहमत हूं। लेकिन यहां पर सवाल बनता है कि ऐसा क्यों कहा बाल गंगाधर तिलक ने? क्योंकि वो चाहते थे रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर वो एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लीडर्स हैं उनको वापस जोड़ना चाहते थे, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को वापस जो है वो एमलगेट करना चाहते थे कांग्रेस में, ताकि एक एक्सट्रीमिस्ट को फिर से एक नेशनल लेवल का मंच मिले जो कि मॉडरेट्स के पास है, ताकि एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस मिले अंग्रेजों के साथ जो कि मॉडरेट्स के पास है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को ऐसा कहना पड़ा कि मैं लॉयल हूं अंग्रेजी गवर्नमेंट का, मैं अंग्रेजी गवर्नमेंट का तख्ता पलट नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का सुधार और स्वराज या जो होम रूल में लाना चाहता हूं या जो सेल्फ गवर्नमेंट में लाना चाहता हूं वो अंग्रेजी सरकार के कॉमनवेल्थ के अंडर ही होगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी सरकार का जो है वो तख्ता पलट हो जाएगा, आपके कॉमनवेल्थ में ही होगा, लेकिन भारतीय चलाएंगे उस एडमिनिस्ट्रेशन को, भले ही आप उसे ओवरसी करें। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ तिलक आफ्टर ही गॉट रिलीज फ्रॉम द जेल, राइट, 6 साल की कैद काटने के बाद। ऐसा जरूरी भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उनका क्या स्टैंड है। द रेवोल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। रेवोल्यूशनरी वाला मैंने पूरा टॉपिक आपको बताया है, विश्व युद्ध में अंग्रेज घिरा है और किस तरह गदर पार्टी या जो गदर पूरा का पूरा एसोसिएशन है, जो बर्लिन एसोसिएशन है, या जो बंगाल के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशनरीज हैं, राइट, युगांतर वगैरह, वो सब हमने पढ़े। उन्होंने किस तरह एक म्यूटनी, एक कूप जो है वो डिजाइन किया था, लेकिन अंत मौके पर ट्रेचरी या मुखबरी हो जाने की वजह से उनका प्लान जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, राइट। सो कई जगहों पर क्रिटिसाइज किया गया है गदर पार्टी के इस पूरे के पूरे जो उन्होंने कूप ये डिजाइन किया था जो फेल हुआ है, और उसमें जो बहुत सारे लूप्स थे जिसकी वजह से वो फेल हो गया। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको डिटेल में गदर पार्टी के ऊपर एक अलग सेशन दूंगा, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि क्या थी गदर पार्टी, राइट। मैंने कहा ना कि दीज आर जस्ट फाउंडेशनल सेशंस, यहां पर हम बेसिक क्रिएट कर रहे हैं, एडवांस लेवल पर हम लेकर जाएंगे धीरे धीरे, अभी केवल एक बेसिक क्रिएट हो रहा है। जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे ना, तो हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे, हम अलग से स्टडी करेंगे गदर पार्टी की, हम अलग से स्टडी करेंगे मॉडरेट्स को, मॉडरेट्स में भी हम नेता दर नेता, राइट, दैट मीन्स गोपाल कृष्ण गोखले को अलग से स्टडी करेंगे, दादा भाई नौरोजी को अलग से स्टडी करेंगे, दैट विल बी आवर डिटेल्ड एनालिसिस, वो हमारा माइक्रो एनालिसिस होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द इंडियन सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स फेल टू सी दैट द इंपीरियलिस्ट पावर्स वर फाइटिंग टू सेफ गार्ड देयर ओन कॉलोनीज एंड मार्केट्स, राइट। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने जो अंग्रेजी सरकार का सपोर्ट करने का जो स्टांस लिया, वो चीज वो नेता ये बात नहीं समझ पाए कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में अपनी कॉलोनी को बचा रहे हैं और वो मॉडरेट्स का यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, भारत की जो कॉलोनी है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कॉलोनी अगर उनके हाथ से छूट गई तो बाकी सारी कॉलोनीज बिखर जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो रीढ़ है उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि भारत से ही उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन का सिस्टम जो है वो एक्सपेंड किया है। पहले भारत में उन्होंने जो है वो एक स्टेबल कॉलोनी एस्टेब्लिश करी और फिर जो है वो एक्सपेंशन किया। भले ही दूसरी कॉलोनीज भी उनको बहुत कमा कर दे रही है, लेकिन भारत जितनी कमाई नहीं दी किसी ने। इस तरह बोला जाए, उनका जो पूरा उनका कॉलोनी इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो भारत पे बेस्ड है, राइट। भारत रीढ़ है। सो इसीलिए वो अपनी कॉलोनी को बचा रहे हैं और वो भारतीयों को हर मुमकिन वायदा करेंगे, लेकिन निभाने की उनकी फितरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ नहीं पाए कौन? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों। फिर से ये झलासे में आ रहे हैं किसके? जैसा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने जो कैरेट और स्टिक की नीति, मैंने आपको बताया था ना, कैरेट और स्टिक की जो स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को आपस में लड़वा दो, मॉडरेट्स को अपनी साइड कर लो, मुस्लिम लीग को अपनी साइड कर लो, उनको एक रिफॉर्म दो जो कि दिखने में लगे तो उनकी भलाई के लिए, लेकिन कोई एक्चुअल पावर उसमें ना हो, राइट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वॉज कैरिड आउट थ्रू द गदर पार्टी इन नॉर्थ अमेरिका, बर्लिन कमिटी इन यूरोप and some scattered mutinies by Indian soldiers such as one in Singapore। ये तीनों चीजें हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन इंडिया फॉर रेवोल्यूशनरीज स्ट्राइविंग फॉर इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ड्रेनिंग इंडिया ऑफ ट्रूप्स, the number of white soldiers went down at one point to only 15,000 and raising the possibility of financial and military help from Germany and Turkey, the enemies of Britain। So ब्रिटेन विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, तो ब्रिटेन के जो दुश्मन है लाइक जर्मनी और टर्की, उनसे सैन्य हेल्प ली जाए और भारत में जो अंग्रेजी सैनिकों की कमी है इस चीज का फायदा उठाकर भारत में एक म्यूटनी की जाए और तख्ता पलट कर दिया जाए भारत से। ऐसा रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया था, जो मैंने आपको बताया था ना, जर्मन प्लॉट पिछले सेशन में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले सेशंस देखिए, तभी स्टोरी कनेक्ट होगी। सो जो जर्मन प्लॉट वाला था, मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाला जो टॉपिक है उसमें, तो वो फेल हो गया, मुखबरी हो गई थी, वो खत्म हो गया, राइट। गदर पार्टी का भी और जो बंगाली रेवोल्यूशनरीज थे युगांतर से जो जुड़े हुए थे लाइक जैसे बागा जतीन वगैरह, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, बालासोर में मार दिया गया था उन्हें, एनकाउंटर हुआ था उनका। सो दैट मीन्स जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो फेल हुए। मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अंग्रेजों की चाल जो है वो नहीं समझ सके। वो ये समझ रहे थे कि अंग्रेज उनका अभी भी मदद करेंगे। मॉडरेट्स इनफैक्ट दे वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस पॉइंट कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है वो उसको बहुत बेहतर मान रहे थे अपने लिए, कि चलो कुछ तो है। समझ रहे हैं? मैंने आपको मॉडरेट्स वाला सेशन दिया, उसमें मैंने आपको बताया ये कुछ तो है वाला जो रवैया है उनका, ये कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन जब ये 20 साल से लंबा खिंचा तो अपने आप ही एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग जो है वो तैयार हो गया। एक्सट्रीमिस्ट वर्ग का तैयार होना वाज अ रिएक्शन टू द मॉडरेट पॉलिसीज। एक्सट्रीमिस्ट वर्ग का चला जाना और रेवोल्यूशनरीज का आना वाज अ रिएक्शन टू दैट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो भगा दिए गए भारत से, ठीक है। और फिर वर्ल्ड वॉर चल रहा है भारत में, और फिर तिलक की वापसी, एनी बेसेंट का धीरे धीरे कांग्रेस पर पकड़ बढ़ाना, जब पॉपुलर चेहरे जो है वो चले गए 1907-1908 के बाद, तब एनी बेसेंट ने धीरे धीरे जो कांग्रेस पर पकड़ बनाई है अपनी, उसके रिजल्ट में हमें होम रूल लीग देखने को मिलती है, राइट। सो यहां पर हमने समझा कि विश्व युद्ध के दौरान जो एक्टिव पॉलिटिकल शक्तियां हैं उनका क्या क्या स्टांस है। अब हम आते हैं होम रूल लीग के ऊपर, ठीक है। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं होम रूल लीग मूवमेंट, राइट। सो पहला पॉइंट देखिएगा, द होम रूल मूवमेंट वाज द इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अ लेस चार्ज्ड बट अ मोर इफेक्टिव वे। अभी किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसके लिए। मोर इफेक्टिव देन व्हाट? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो
ये 3 सवाल पूछिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हर स्टेटमेंट में या हर जो आपको लगे कि ये की स्टेटमेंट है या की वर्ड है या कोई ऐसा की फ्रेज है या कोई ऐसा की कॉन्सेप्ट है, राइट, की कॉन्सेप्ट, की फ्रेज, की स्टेटमेंट, की वर्ड्स, वहां पर आपको व्हाट, व्हाई एंड हाउ, सिलेबस को पढ़ते हुए सिलेबस के टॉपिक्स में व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 चीजें पूछते चले जाओगे, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। मान लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कहीं दीवार पे अपने पास कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ को आपको जवाब ढूंढना है। ये फाउंडेशन के लिए बहुत बेहतरीन है ना। फाउंडेशन आपकी जबरदस्त क्रिएट होगी, फिर उस पर धीरे धीरे माइक्रो एनालिसिस करेंगे। माइक्रो एनालिसिस के लिए अलग फॉर्मूले दूंगा, राइट, अभी फाउंडेशन बनाने के लिए ये सब फॉर्मूले। सो यहां पर देखिएगा, इंडियन रिस्पॉन्स था मोर इफेक्टिव वे। इंडियन रिस्पॉन्स था किस चीज को लेकर, कि अंग्रेज जो है वो विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, अब भारतीय क्या करेंगे। सो मॉडरेट्स साथ दे रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट तो अभी अभी जेल से निकले थे, राइट, और रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो अंग्रेजों को खदेड़ने में लगे थे। तो अब ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में जुड़ के ऐसा क्या करें कि अंग्रेज जो ये लंबी वॉर में उलझे हुए हैं इससे कुछ फायदा निकले भारतीयों को। दैट इज होम रूल लीग, ठीक है, वहां से होम रूल मूवमेंट भी देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट लीडर्स देखते हैं कौन कौन जुड़े हुए थे होम रूल लीग से। तो सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये 2 मुख्य चेहरे हैं होम रूल लीग के। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग होम रूल लीग बनाई। तो यहां पर 2 होम रूल लीग दिखेगी हमें। दोनों का एजेंडा लगभग सिमिलर, दोनों ने अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए थे। दोनों के जो वर्किंग क्षेत्र थे वो अलग अलग थे, दोनों के एजेंडा लगभग सिमिलर थे, दोनों के फॉलोअर्स में आपस में मतभेद था, लेकिन दोनों के लीडर जो है वो अच्छी सिंक्रोनाइजेशन थी उन दोनों के बीच में। यानी एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, दे डिड नॉट हैड एनी इश्यूज, राइट, उन दोनों के आपस में कोई इश्यूज नहीं थे। दे वर वेरी कंफर्टेबल कि आप मद्रास में चलाओ, मैं बंबई प्रेसिडेंसी में चलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। सो मेन लीडर्स हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। उसके अलावा GS खपरडे, सर S सुब्रमण्या अय्यर, जोसेफ बप्तिस्ता एंड मोहम्मद अली जिन्ना along others got together and decided that it was necessary to have a national alliance that would work throughout the year। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होना चाहिए, नेशनल अलायंस होना चाहिए। और वो नेशनल अलायंस कैसे चलना चाहिए, पूरे साल चलना चाहिए। पूरे साल चलने का मतलब क्या है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो साल में केवल एक जो है वो क्या करती थी, सेशन, जो एनुअल उनका पूरा ऑल इंडिया सेशन होता था वो एक होता था। उसके अलावा प्रोविंशियल जो कांग्रेसेस थी वहां पर सेशंस होते थे, लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल पे सेशन होता था वो साल में एक बार होता था। लेकिन पूरे साल काम करना है, ये था एजेंडा किसका, होम रूल का या होम रूल लीग का, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल फॉर ऑल इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। समझ रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी इंपीरियल सील के अंडर, लेकिन भारतीय चलाएंगे, राइट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाएंगे भारतीय, भले ही इंपीरियल सील आपकी हो, आपकी कॉमनवेल्थ के अंडर रहकर चला रहे हो हम, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे कौन, भारतीय, ठीक है। दिस वाज द एजेंडा। सो दैट मींस यहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है अभी तक एजेंडा, ठीक है, पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस नहीं है। पूर्ण स्वराज अभी किसका एजेंडा था, रेवोल्यूशनरीज का, और जो कि नहीं हो सका। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट है, या बाल गंगाधर तिलक की बात करें या एनी बेसेंट की बात करें, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज क्यों नहीं रखा आगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अभी पूर्ण स्वराज ये एजेंडा रखते तो अंग्रेज इतना मारते, इन्हें फिर से जेल में भेज देते, तो ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, ये नहीं हो पाती, राइट। समझ रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप की जाती हैं। एक वो लेवल आना था, उसके बाद गांधीयन आइडियोलॉजी ने काम किया। अगर गांधीयन आइडियोलॉजी 1892 में काम करनी शुरू कर देती तो क्या भारत में रिफॉर्म आ पाता, क्या उस तरह के मासेस जुड़ पाते, नहीं, राइट। सभी काम सही समय पर किए जाए, राइट एग्जीक्यूशन, टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने लाइफस्टाइल में इस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, टाइमिंग को, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द 2 होम रूल लीग, 2 होम रूल लीग थी, ठीक है, वर लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। पहली तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लॉन्च की गई, एंड अदर बाय एनी बेसेंट, बोथ विद द एम ऑफ बिगिनिंग अ न्यू ट्रेंड
ऑफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स। दोनों जो है वो क्या लाना चाहते थे भारत में, अग्रेसिव पॉलिटिक्स। अब अग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजों का सर फोड़ दो, लेकिन अग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा मासेज को जोड़ो, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, लेबर्स को, पीजेंट्री को, कारपेंटर्स, यानी कहने का मतलब जो दस्तकार है, जो आर्टिशियंस है, उन सबको जोड़ो। भारत की जो बेसिक पॉपुलेशन है उसको जोड़ना शुरू करो। दैट इज अग्रेसिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये आइडिया था उनका। हिंसा नहीं कर सकते ना वो अभी, और वो अभी खुले तौर पे ये नहीं बोल सकते कि हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हैं। राइट, अभी उनको लॉयल्टी का चोगा पहन के काम करना है। राइट, लॉयल्टी का जो उनको घूंघट रखना है अपने ऊपर, अब उसी घूंघट में काम करना है उन्हें, क्योंकि अगर वो लॉयल्टी के घूंघट हटा देंगे तो बहुत पीटे जाएंगे। इसीलिए एक उस दायरे में रहकर काम करना है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को मॉडरेट्स की जरूरत थी, इसीलिए वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को जोड़ना चाहते थे। यही बात एनी बेसेंट भी समझती थी, यही बात गोखले साहब भी समझते थे। लेकिन दो तरह के बड़े गुट हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। जो एनी बेसेंट है वो दक्षिण में अडियार में स्ट्रांग है, दैट मीन्स मद्रास के क्षेत्र में उनकी होल्ड है। राइट, गोपाल कृष्ण गोखले उनकी स्ट्रांग होल्ड, या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी स्ट्रांग होल्ड है बंगाल, या बंगाल के जो मॉडरेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक की स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन बंबई में जो मॉडरेट्स बैठे हैं उनके लीडर्स हैं फिरोज शाह मेहता। और फिरोज शाह मेहता बिल्कुल भी एक्सट्रीमिस्ट को नहीं जुड़ने देना चाहते। किसके साथ? मॉडरेट्स के साथ। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो एक्सट्रीमिस्ट जुड़े थे मॉडरेट्स के साथ, तो वहां पर सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिला था, और अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू फिरोज शाह मेहता एंड द बॉम्बे मॉडरेट्स, या मॉडरेट्स का ऐसा विंग जो कि एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, अकॉर्डिंग टू देम, कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ जुड़ेंगे और उनका जो ये पैसिव अग्रेशन, मास एजिटेशन, बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन वाले जो आइडियाज हैं, अगर हम उनको अडॉप्ट करेंगे, दैट मीन्स अगर हम अंग्रेजों की लॉयल्टी ओवरथ्रो कर देंगे तो अंग्रेजों की जो ग्रेसेस है हमारे ऊपर वो हट जाएगी। अंग्रेज जो हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्रोवाइड कर रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। हमें धीरे धीरे पॉलिटिकली ग्रो करना है, ऐसा मॉडरेट्स का मानना था। मैंने आपको पिछले सेशंस में समझाया भी है। इसीलिए फिरोज शाह मेहता एंड हिज सपोर्टर्स, या उनका जो पूरा बॉम्बे मॉडरेट्स का जो ग्रुप है, वो सब जो है वो एक्सट्रीमिस्ट को आने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए जो 1914 का सेशन हुआ, एनी बेसेंट की बहुत कोशिश के बावजूद, जब जेल से रिहा हुए बाल गंगाधर तिलक, उनको नहीं वापस जो है वो एडमिट किया गया। किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा फैक्टर लीडिंग टू द मूवमेंट। आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे जो मैंने आपको बताया। राइट, पहले लेकिन हम ये समझते हैं कि होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जो है वो क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, अ सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट felt that popular pressure was required to attain concession from the government. Popular pressure का मतलब जनमत को इकट्ठा करके जनमत से प्रेशर दिलवाना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, द मॉडरेट्स वर डिसइल्यूजन्ड विद द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। मैंने आपको बोला ना, मॉडरेट्स अभी भी उसी इल्यूजन में थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स दिया है वो उनकी भलाई के लिए, उनसे कुछ फायदा होगा उन्हें, वो अभी भी उसी इल्यूजन में थे। Third point, people were feeling the burden of wartime miseries caused by high taxation and a rise in prices and were ready to participate in any aggressive movement of protest. युद्ध चल रहा था, अंग्रेजी सरकार को पैसे की जरूरत थी, और अंग्रेजी सरकार को भारत पे क्या लगाना पड़ा? टैक्स लगाना पड़ा, बढ़ाना पड़ा भारत पे टैक्स। चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए। वॉर के समय इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, युद्ध में इकोनॉमिक जो इफेक्ट होते हैं युद्धों के, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा आगे। लेकिन वॉर टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या? इन्फ्लेशन। तो उसका भारतीयों पर बहुत समस्या बनी। तो जो पीजेंट्री है प्लस जो वर्किंग जो क्लास है भारत की, वो अब कुछ ना कुछ एक जो है वो अग्रेसिव चाहती थी वो, क्योंकि वो मॉडरेट्स के तरीकों से फिर से परेशान हो गई थी। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के जाने के बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव थे। राइट, वो मरने मारने को तैयार थे, बॉम्ब वगैरह फोड़ रहे थे, गोलियां वोलियां चल रही थी। तो जो वर्किंग क्लास है वो उनसे थोड़ा दूर था। क्यों?
क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कुछ ऐसा भी करना चाहते थे जिससे उनका कुछ फायदा हो। तो एक बीच का मध्यस्थ का रास्ता, ना ही बहुत ज्यादा वायलेंट हो और ना ही बहुत ज्यादा पैसिव हो। एक पैसिव कहने का मतलब कि मॉडरेट भी ना हो, वायलेंट भी ना हो, पैसिव अग्रेसिव हो, राइट। पैसिव अग्रेशन जो है वो अपनाना चाहते थे मासेज, और समय जो है वो भांप चुके थे बाल गंगाधर तिलक, और यही एनी बेसेंट को भी समझ आ चुका था कि अब पैसिव अग्रेसिव होने का समय आ गया है, हमें मासेज को अब जोड़ लेना चाहिए साथ में। ठीक है, एनी बेसेंट कौन है? तो आयरिश थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो एक मेंबर हैं वो, और आयरिश नेशनैलिटी है उनकी। अंग्रेजों के खिलाफ जो आयरिश होम रूल लीग रही, वहां पर भी उन्होंने काम किया। 1886 के बाद से ही भारत में पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं, और 1906 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पर ठीक ठाक उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 1914 के समय वो 66 साल की उम्र में थी, मतलब शी वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन थी। 66 साल की उम्र थी जब उनकी, 1914 में, जब उन्होंने होम रूल लीग की जो है वो होम रूल लीग बनाने का प्रपोजल जो है वो किसके आगे रखा? कांग्रेस के आगे, जो कि मना कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो बॉम्बे मॉडरेट्स हैं उनकी डोमिनेंस है। ठीक है, भले ही गोखले साहब ने बोला हो कि जोड़ लेते हैं साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सूरत स्प्लिट के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को खत लिखा बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने अपनी जाहिर की कि ये नहीं होना चाहिए था, जो चप्पलें चली थी उस दिन वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और फिरोज शाह मेहता इस चीज से नाराज थे, उन पे जूते पड़े थे। 1907 में जो सूरत में स्प्लिट हुआ था, फिरोज शाह मेहता को चप्पलें जूते लगे थे, उनको मार भी लगी थी उस दिन। सो वहां से वो नाराज हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट से बहुत ज्यादा, तो उनके खटास का कारण ये है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर्स हैं, लीडर्स में भी इस तरह की छोटी छोटी आपको ईगो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी। एम.ए. जिन्ना को भी एक दिन जो है वो थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद वो भी कांग्रेस से दूर हो गए थे। ठीक है, तो मैं वो आगे बताऊंगा कि क्या कारण है, उस बात को कैसे सीरियसली ले लिया था एम.ए. जिन्ना ने। खुले मंच पर उनको भी एक दिन चमाटा पड़ गया था, और वो काफी समय जो है वो दूर रहे थे कांग्रेस से, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस और एम.ए. जिन्ना में जो है वो दूरी आती रही। वही वो कांग्रेस और एम.ए. जिन्ना पास कैसे आए हैं आज हम समझेंगे, दूर कैसे गए थे आगे आने वाले सेशन में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, the war being fought among the major imperialist powers of the day and backed by naked propaganda against each other exposed the myth of white superiority, right? बेसिकली मैंने आपको बोला ना, जो विश्व युद्ध है, जब मैं आपको विश्व युद्ध पूरे तसल्ली से जब पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि सारा गेम है ठेकेदारी का। सारा युद्ध का बेसिक कारण, बेसिक बता देता हूं, युद्ध इसलिए लड़ा गया ये देखने के लिए, ये फैसला करने के लिए कि दुनिया में ठेकेदारी किसकी चलेगी, क्या वो सोशलिस्ट की चलेगी या क्या वो इंपीरियलिस्ट की चलेगी, क्या वो ब्रिटिश और जो ब्रिटिश सपोर्टर्स हैं, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, इनकी चलेगी, या जर्मनी, टर्की, इनकी चलेगी, राइट। उसके अलावा रशिया के अपने एजेंडा अलग है, जापान के अपने एजेंडा अलग है, इटली के अपने एजेंडा अलग है। सो विश्व युद्ध में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो धीरे धीरे एक सामंतवाद की तरफ एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो एस्टेब्लिश होने लगी, उनको अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल में रखने के लिए युद्ध क्यों लड़ना पड़ा आपस में। और दोनों विश्व युद्धों के बाद की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है दुनिया में इस समय, अभी तक विश्व युद्ध के हो जाने के बाद, इन पॉलिटिकल सिनेरियोस पे उस विश्व युद्ध के क्या असर हैं। तो मैंने आपको बोला ना, प्रेजेंट में होने वाली सभी घटनाओं को हम इतिहास में उनकी जड़ें ढूंढेंगे, और प्रेजेंट में होने वाली सभी घटनाओं को समझने के लिए हम इतिहास से उनकी रूट्स लेकर आएंगे। दैट मीन्स अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको रशिया और कजाकिस्तान या मंगोलिया या चाइना के रिलेशंस आपस में समझने हैं, तो हम इतिहास में जाएंगे, हम देखेंगे विश्व युद्ध का क्या लेना देना है उससे, दूसरे का भी, प्रथम का भी, उससे पहले की घटनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम पहले इतिहास को थॉरोली तैयार करेंगे, फिर हम धीरे धीरे जो है वो किस पे मूव कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पे। क्योंकि यहां पर मैं एक बिल्कुल बेसिक चीज बताना चाहूंगा, यूपीएससी या अन्य स्टेट के जो पीएससीज हैं या अन्य एग्जामिनेशन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए प्रेजेंटली करंट अफेयर में किसी दो नेशन के बीच में झगड़ा चल रहा है,
कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही पॉलिटिकल इशू पूछ लिया जाएगा पेपर में। हो भी सकता है पूछा जाए, पूछा भी जाता है, लेकिन कमीशन का जो एग्जामिनेशन जो सेट कर रहे हैं, जो पेपर सेट करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट डे का जो करंट अफेयर चल रहा है, क्या आपने उसको उसके स्टैटिक नॉलेज के साथ कंपेयर किया या नहीं। सो डायनामिक और स्टैटिक का ये जो जोड़कर पढ़ना पड़ता है, डायनामिक और स्टैटिक को, यही देखना चाहता है कमीशन, या स्टेट का या यूनियन का, दोनों कमीशन यही देखना चाहते हैं कि डायनामिक और स्टैटिक को जोड़कर पढ़ना आपको आया या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचिएगा। इस चीज पर मैं आगे आने वाले सेशंस में और एलोबरेशन दूंगा, लेकिन आज मैं केवल यहीं पर ही इस थॉट को छोड़ना चाहता हूं कि डायनामिक और स्टैटिक को जोड़कर किस तरह के सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगालिए और देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन डायनामिक यानी कि करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड है वो क्वेश्चन स्टैटिक नॉलेज का, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, चाहे वो मेंस में हो, प्री में हो, राइट। तो ये सबसे पहले मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं, ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आगे आने वाले सेशंस में मैं और एलोबरेशन करूंगा इस चीज पर धीरे धीरे। मैंने बोला ना, एक ही दिन में मैं आपको सारे गुरु मंत्र नहीं दे सकता, मुझे धीरे धीरे जो है वो एक एक करके अनफोल्ड करना पड़ेगा इस पूरी मिजरी को, राइट। सो नेक्स्ट चीज देखिएगा, तिलक वॉज रेडी टू अज्यूम लीडरशिप आफ्टर हिज रिलीज इन जून 1914, 16 जून तारीख को वो रिलीज हुए थे, एंड हैड मेड कॉन्सिलिएटरी जेस्चर्स, राइट। लीडरशिप अज्यूम करने के लिए उनको किसकी जरूरत थी, मॉडरेट्स की, और मॉडरेट्स के साथ जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें अंग्रेजों के साथ अपनी लॉयल्टी घोषित करनी पड़ेगी, राइट। वो स्वराज चाहते हैं, लेकिन जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो थे उस समय के, उसके हिसाब से उन्हें लॉयल्टी घोषित करनी पड़ेगी, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉडरेट्स ऑलरेडी लॉयल, उन्होंने लॉयल्टी जो अंग्रेजों को घोषित की है तो वो भारतीयों के लॉयल नहीं थे, ऐसा नहीं है। वो उस समय की पॉलिटिकल नेसेसिटी थी। समझिए पॉलिटिक्स के इस गेम को, आपको करने पड़ते हैं, सब स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है। So to the government reassuring it of his loyalty and administration loyalty, and to moderates that he wanted, like the Irish home rulers, a reform of administration and not overthrow of the government, right। आयरलैंड में क्या हुआ, ये जो आयरिश होम रूल मूवमेंट है, बार बार आ रहा है पॉइंट, तो आयरलैंड में क्या हुआ उसका एक ब्रीफ दे देता हूं, अदरवाइज वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही हम, ठीक है। आयरलैंड में जो वहां के रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह तो हटेगा नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाते हैं, लेकिन जो एपेक्स अथॉरिटी है वो आप हो। लेकिन ज्यादातर मामलों पर, खासकर फाइनेंस, इस तरह के जो मामले हैं, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ केयर, और जो रेमेडीज दी जाती हैं, चाहे वो फेमिन के दौरान हो या किसी और तरह की आपदा के दौरान हो, वो सब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस क्या होगा, युद्ध किससे करेंगे, ये सारी मुख्य चीजें बेशक आप अपने कंट्रोल में रखें। दिस वाज वर्किंग अंडर समवंस डोमिनियन, राइट। अंग्रेजों के डोमिनियन या अंग्रेजों के कॉमनवेल्थ में रहकर काम करने का ये मतलब था। ऐसा ही आयरिश में हो, वैसा ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मैं अंग्रेजों का लॉयल हूं, लेकिन मैं होम रूल जो भारत में चाहता हूं वो हम अंग्रेजों की कॉमनवेल्थ में रहकर जो है वो भारत में होम रूल लाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट भारतीय चलाएंगे, भारतीयों की भलाई के लिए काम करना है हमें, ठीक है। सो ये था किसका स्टांस, तिलक का, जब वो जेल से बाहर निकले। ही ऑल्सो एडमिटेड दैट द एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैड ओनली served to retard the pace of political progress in India. He urged all Indians to assist the British government in its hour of crisis. यहां पर देखिए वायलेंस को कंडेम करते हुए क्या कहा है बाल गंगाधर तिलक ने, कि मेरे जाने के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट, जो यूथ रह गया था विदाउट किसी तरह के लीडरशिप के, उन्होंने जो वायलेंस को रिजोर्ट किया है, वो वायलेंस को मैं पूरी तरह कंडेम करता हूं। इस तरीके का वायलेंस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, राइट। और अभी सभी भारतीयों को क्या चाहिए कि अंग्रेजी सरकार की सपोर्ट करे। इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार अगर जीत गई और अगर भारतीयों ने अपना जो है वो अपनी लॉयल्टी दिखाई अंग्रेजों को, तो हो सकता है कि अंग्रेजी सरकार जो है वो खुश होकर हमें कुछ अच्छे जो है वो उपहार दे। किस रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी भारतीयों की बढ़ाएं,
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एनी बेसेंट का क्या स्टांस है। एनी बेसेंट द आयरिश थियोसॉफिस्ट बेस्ड इन इंडिया सिंस 1896 राइट, had decided to enlarge the sphere of her activities to include the building of a movement for home rule on the lines of Irish Home Rule Leagues। तो आयरलैंड की ही थी एनी बेसेंट, और आयरिश होम रूल लीग, जिस तरह की आयरलैंड में भी होम रूल लीग थी, उसी बेसिस पर भारत में भी एक होम रूल लीग लाना चाहती थी। कौन? एनी बेसेंट। और एजेंडा वही है कि सेल्फ गवर्नमेंट तो आएगी भारत में, लेकिन किसके डोमिनियन के अंदर? अंग्रेजों के कॉमनवेल्थ में रहकर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन दो लीग्स को समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, दो लीग है ना, एक लीग एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई, एक लीग जो है वो किसके द्वारा? दो अलग अलग होम रूल लीग है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। दो अलग अलग होम रूल लीग हैं, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित की गई और एक एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, बोथ तिलक एंड बेसेंट रियलाइज दैट द सैंक्शन ऑफ मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस एज वेल एज फुल कोऑपरेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वाज एसेंशियल फॉर मूवमेंट टू सक्सीड। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, दोनों तिलक और बेसेंट का क्या मानना था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जुड़कर काम करना जरूरी है। मैंने आपको बताया ना, इसीलिए उन्होंने 1914 के जो कांग्रेस सेशन है वहां पर एनी बेसेंट ने बहुत प्रेशर डाला कि बाल गंगाधर तिलक और उसकी एक्सट्रीमिस्ट टीम को जोड़ लीजिए कांग्रेस में, और होम रूल लीग जो है वो शुरू कर देते हैं हम, या होम रूल मूवमेंट जो है वो शुरू करते हैं। लीग तो बाद में स्थापित हुई ना, ठीक है, जब कांग्रेस ने मना कर दिया। ठीक है, पॉइंट देखिएगा, हैविंग फेल्ड एट 1914, मद्रास का सेशन था, 1914 सेशन ऑफ कांग्रेस टू रीच अ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीअप्रोचमेंट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो जुड़ाव था वो नहीं हो पाया मद्रास के 1914 के सेशन में, जहां पर एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत प्रेशर डाला, लेकिन गोखले साहब ने भी बोला कि हो जाना चाहिए ये मेल वापस। लेकिन दूसरी साइड जो बॉम्बे मॉडरेट्स हैं फिरोज शाह मेहता के अंडर, उनके पास मेजॉरिटी थी और मेजॉरिटी की वजह से वो जीत गए। वोटिंग जब हुई तो वो जीत गए और फिर फैसला हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट को नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, in 1915 Annie Besant had launched a campaign to demand self-government for India after the war on the lines of white colonies. She campaigned through her newspaper New India and Commonweal and through public meetings and conferences. 1914 का सेशन जो है वो नहीं वो कामयाब हो पाया, होम रूल मूवमेंट वो नहीं ला पाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने अखबारों के माध्यम से, देख रहे हैं आप, दो नाम है, ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल, इन दोनों अखबारों के माध्यम से उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, होम रूल क्या है, इस सब का जो है वो प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया। दैट मीन्स ये कि उनको पता था कि हम मनवा लेंगे कांग्रेस को, लेकिन हम पहले शुरुआत तो करें अपने एंड से, ऐसा ना हो कि कांग्रेस मान जाए और हमारे पास प्रिपरेशन ही ना हो। तो पहले उन्होंने बेस तैयार करना शुरू कर दिया, फिर कांग्रेस मान भी गई और फिर बड़े लेवल पर होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जो है वो चालू भी हुआ, राइट। तो हम देखेंगे कांग्रेस मानी थी या नहीं मानी थी, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। एट द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1915, 1915 का सेशन जो कि बॉम्बे में हुआ, द एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड बेसेंट मेट विद सम सक्सेस, एक्सट्रीमिस्ट वर एडमिटेड टू द कांग्रेस। 1915 के बॉम्बे सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में जोड़ लिया गया। ऐसा क्या हुआ, फिरोज शाह मेहता ने कैसे होने दिया? तो इसका उत्तर यह है कि फिरोज शाह मेहता मौजूद ही नहीं थे उस समय, उनका देहांत हो गया था। फिरोज शाह मेहता और इनफैक्ट गोखले साहब का भी देहांत हो गया था। तो उनके मर जाने की वजह से जो बॉम्बे मॉडरेट्स हैं वो कमजोर पड़ गए और एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी की वजह से जोड़ लिया गया एक्सट्रीमिस्ट। और बाल गंगाधर तिलक जो कि ऑलरेडी काफी पॉपुलर थे और मॉडरेट्स चाहते भी थे, क्योंकि गोखले साहब के जो सपोर्टर्स थे वो चाहते थे कि आ जाए बाल गंगाधर तिलक जुड़ जाए, ठीक है, किसके साथ? वापस कांग्रेस के साथ। मदन मोहन मालवीय भी यही चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल्दो बेसेंट फेल्ड टू गेट कांग्रेस टू अप्रूव द स्कीम ऑफ होम रूल लीग, 1915 के सेशन में भी कांग्रेस ने नहीं अप्रूव किया होम रूल लीग की या होम रूल मूवमेंट की स्कीम को। द कांग्रेस डिड कमिट इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम ऑफ एडुकेटिव प्रोपेगेंडा एंड टू रिवाइवल ऑफ लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज, ठीक है। कांग्रेस ने क्या बोला कि हम एजुकेशन को, वर्नैक्युलर एजुकेशन खासकर प्राइमरी वर्नैक्युलर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का बढ़ावा, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, प्लस
जो रीजनल लेवल पर कांग्रेस की कमेटीज या कांग्रेस के छोटे छोटे जो है वो ऑफिसेस एसोसिएशंस जो है वो शुरू करना, मतलब एस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं एनी बेसेंट और तिलक द्वारा स्थापित दो जो डिफरेंट लीग्स हैं उनके बारे में क्या क्या हम अलग जो डिफरेंसेस पॉइंट कर सकते हैं, राइट। सो तिलक की लीग के बारे में देखिएगा। तिलक सेटअप हिज इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916। दिसंबर 1915 के सेशन में कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम होम रूल मूवमेंट जो है वो नहीं होने देंगे स्थापित। तो तिलक ने क्या सोचा, बगैर वेट किए तिलक ने एस्टेब्लिश कर दी अपनी होम रूल लीग। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने क्या बोला कि हम सितंबर तक का टाइम देते हैं कंसीडर करने के लिए कांग्रेस को। अगर एक स्पेशल सेशन रख के आप अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम सितंबर के बाद शुरू कर देंगे। ऐसा किसने कहा? एनी बेसेंट ने, राइट। लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं मानी। उन्होंने अपना होम रूल लीग जो है वो स्थापित कर दी और अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग जो है वो स्थापित कर दी गई। तिलक हेल्ड हिज फर्स्ट होम रूल मीटिंग एट बेलगांव। बेलगांव में पहली मीटिंग रही उनकी। पूना उनके होम रूल लीग का हेडक्वार्टर रहा। उनकी लीग का जो है वो एक्सपेंशन कहां तक था देखिएगा। हिज लीग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। बॉम्बे शहर को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिराड़। सेंट्रल प्रोविंस क्या है? जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है, और बिराड़ जो है वो उस समय की एक प्रोविंस थी। ठीक है, यहां पर कौन थी? तिलक की होम रूल लीग। इसके अलावा इट हैड 6 ब्रांचेस एंड द डिमांड्स इंक्लूडेड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नैकुलर। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई बेसिस पर राज्य अलग करने चाहिए, यानी कि तेलुगुओं के लिए अलग राज्य होना चाहिए, कन्नड़ बोलने के लिए अलग, कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, तमिल भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, मराठी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, सिंधी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, गुजरातियों के लिए अलग, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों को बांट दीजिए, ऐसा कहना था किसका? जो लीग थी, होम रूल लीग थी, किसकी? तिलक की। उसके अलावा स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल तो चाहिए ही था उन्हें। अब देखते हैं बेसेंट की लीग के बारे में। तो एनी बेसेंट सेटअप हर ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। अब हुआ ये कि जब अप्रैल में स्थापित कर दी तिलक ने अपनी लीग, तो जो एनी बेसेंट के सपोर्टर्स हैं वो बेचैन हो उठे, क्योंकि एनी बेसेंट ने टाइम दिया था सितंबर तक का, लेकिन वो इतना रुक नहीं सके, वो उतारू हो गए और उन्होंने होम रूल लीग के काम जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन एनी बेसेंट ने ऑफिशियली शुरू किया है सितंबर में। ठीक है, इन मद्रास, नाउ चेन्नई एंड कवर्ड द रेस्ट इंडिया, राइट, इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिराड़ को छोड़कर, अन्य जो पूरा का पूरा भारत है, वहां पर काम किसने किया? होम रूल लीग। लेकिन किसकी? एनी बेसेंट की। ठीक है, इसकी ब्रांचेस कितनी थी? 200 ब्रांचेस थी, लेकिन बहुत लूजली ऑर्गेनाइज थी। तिलक की ब्रांचेस, तिलक द्वारा होम रूल लीग जो स्थापित की गई थी, उनकी ब्रांचेस जो है वो पहली बात तो बहुत कम क्षेत्र में थी, 6 ब्रांचेस थी और बहुत सॉलिड थी। एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित ब्रांचेस थी, उनकी केवल ये थी रिकमेंडेशन कि अगर 3 मेंबर भी हो, 3 मेंबर जुड़ जाएं तो एक ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह उनकी 200 ब्रांचेस जो है वो स्थापित हुई। It had 200 branches, was loosely organized as compared to Tilak's League and had George Arundel as the organizing secretary. बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुंडेल जी का नाम आप याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे किसके? तो आप याद रखेंगे एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के। ठीक है, अरुंडेल के अलावा और कौन कौन से मुख्य नेता हैं? तो आप याद रखेंगे BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर। ठीक है, द मेन वर्क इन्हीं नेताओं को। अब देखिए, जो 200 ब्रांचेस तो हैं, लेकिन मुख्य फैसला जो है वो इन्हीं कुछ नेताओं के हाथ में, वाडिया, अय्यर, उसके अलावा अरुंडेल और बेसेंट, इनके हाथ में जो है वो मुख्यतः फैसले थे। किसके? बेसेंट की होम रूल लीग के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखने की कोशिश करेंगे अब हम। ठीक है, कि होम रूल लीग का प्रोग्राम क्या था। ठीक है, होम रूल लीग की डिमांड्स क्या थी, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, तो उनका प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं, द लीग कैंपेन एम टू कन्वे टू द कॉमन मैन दैट द मैसेज ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मासेज को जोड़ना है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। दैट मीन्स लोगों को बताना है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लोगों को जागरूक करना है कि उनके ऊपर जो शासन है वो कुशासन है, वो शासन नहीं है, वो कुशासन है। उस कुशासन को हटाकर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन लेकर आना है, स्वराज लेकर आना है। लेकिन यह भी समझाया कि अंग्रेजों के डोमिनियन के अंदर ही रहेंगे हम, फुल फ्लेज्ड नहीं होगा। ठीक है। The aim was to be achieved by promoting political education. Political education जो नौजवान हैं उनमें जागृति लानी जरूरी है। एंड डिस्कशन थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स कंटेनिंग बुक्स ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑन पॉलिटिक्स, कैरिंग आउट प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, posters, illustrated postcards, plays, religious songs, etc. Collecting funds, organizing social work and participating in local government activities. So, political education लानी है और इन सब माध्यम से लानी है। तो आपको देखने को लग रहा है कि ये अभी पैसिव अग्रेसिव नहीं है, नॉन कोऑपरेशन इसमें नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस इसमें नहीं है, बॉयकॉट इसमें नहीं है। वो अगला फेस है, गांधीयन फेस है। होम रूल मूवमेंट में क्या है, यहां पर अभी जागृत करने का काम किया जा रहा है। होम रूल मूवमेंट क्या है, जागृति लाई जा रही है। राइट। आप नॉन कोऑपरेशन कब करेंगे, सक्सेसफुली नॉन कोऑपरेशन आप कब कर सकते हैं, जब जनता जागृत हो। राइट। तो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन इतनी ज्यादा संख्या पर लोगों को जोड़ने में कामयाब क्यों रहा, क्योंकि होम रूल लीग द्वारा जो बेस स्थापित किया गया था, किस चीज के लिए, तो जनता को अवेयर किया गया था, उस चीज का फायदा गांधी जी को पहुंचा। और गांधी जी ने खुले मंच पर इस चीज को स्वीकार किया है कि बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो कामयाबी है या रही उस समय, उसका जो बेस है वो होम रूल लीग ने स्थापित करके दिया था। क्योंकि इन सब पॉलिटिकल एजुकेशन के जो माध्यम हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, जो लाइब्रेरीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसके अलावा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, स्टूडेंट्स को, जो कॉलेजेस हैं, जो यूथ है, उसको जो एजुकेट किया जा रहा है कि कैसे आपको जो है वो एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा कर आपको भारतीय इतिहास से दूर किया जा रहा है। जो भारतीय इतिहास को ग्लोरीफाई करके बताया जा रहा है उन्हें कि आपको जो अंग्रेजी इतिहास पढ़ा रहा है कि भारतीय जो है वो स्नेक चार्मर्स ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। अपनी ग्लोरी को पहचानिए और भारत को स्वराज की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश कीजिए। तो ये था जो होम रूल लीग ने बेस प्रोवाइड किया किसे, नेशनल, आगे आने वाले नेशनल मूवमेंट्स को। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द होम रूल एजिटेशन वाज लेटर जॉइंड बाय, बाद में कौन कौन से नेता होम रूल एजिटेशन के साथ जुड़े, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय। धीरे धीरे होम रूल लीग से यही सब वो नाम हैं जो धीरे धीरे आगे बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों में बदले। तो इन्होंने अपने करियर की, मैक्सिमम लीडर्स ने अपने करियर की शुरुआत कहां से करी, या जो मास एजिटेशन है, या इस तरह मान लीजिए कि जो नॉलेज है कि किस तरह हमें आगे बढ़ाना है इस पूरे के पूरे स्वतंत्रता के संग्राम को, वो नॉलेज उन्होंने किसकी लीडरशिप में उठाया, होम रूल लीग में, दोनों बेसेंट और तिलक की लीडरशिप में। राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग दो अलग अलग थी, तिलक की होम रूल लीग अलग थी और एनी बेसेंट की होम रूल लीग अलग थी, लेकिन जो मूवमेंट है वो दोनों का एक ही एजेंडा को लेकर था। तो मूवमेंट सेम है, भले ही दो अलग अलग लीग दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उस मूवमेंट को चला रही हो, लेकिन मूवमेंट वही सेम है। जो नेता जुड़े, राइट, जो नेता ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली जुड़े होम रूल मूवमेंट के साथ, वो दोनों लीग्स में उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है किसी एक लीग में स्पेसिफिकली जुड़े हो। ठीक है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का ही एग्जांपल अगर मैं लूं तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी के साथ भी काम किया और एनी बेसेंट के साथ भी काम किया। तो ये नेता जो है वो आप देख ही पा रहे हैं, यही नेता आगे चलकर जो है वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। तो वो जो
नेशनल मूवमेंट की समझ है कि कैसा होना है और कैसा नहीं होना है, राइट। इन्हीं सब नेताओं ने डिस्कशंस किए और इन्हीं सब नेताओं ने ये डिस्कशंस कहाँ किए, किसके मंच पर किए, होम रूल मूवमेंट के मंच पर ही तो हो पाई है पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट देखिएगा एंग्लो इंडियंस का क्या स्टांस है होम रूल मूवमेंट में। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स और एंग्लो इंडियंस या नॉन ब्राह्मण जो है साउथ इंडिया के, वो होम रूल मूवमेंट से दूर रहे। क्यों? क्योंकि होम रूल मूवमेंट जिन पॉलिटिकल नेताओं ने शुरू किया था वो सब या तो अपर क्लास हिंदू थे या तो ब्राह्मण थे, मुख्य तौर पर ब्राह्मण थे, राइट, और अपर क्लास हिंदू थे। तो जो लोअर क्लास हिंदू हैं वो दूर रहे, एंग्लो इंडियंस भी दूर रहे। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लीडर्स हैं ये कट्टर ऑर्थोडॉक्स, कट्टर हिंदू इनको माना जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कट्टर, लेकिन जो हिंदू ग्रंथ हैं इन सब के बहुत बड़े जानकार थे बाल गंगाधर तिलक, काफी मतलब बड़े ब्राह्मण थे। और इनके साथ जो पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, पूना या महाराष्ट्र के अन्य जो क्षेत्र है वहां की जो ब्राह्मण कम्युनिटी जुड़ी हुई थी वो काफी ज्यादा एक्टिव थी होम रूल लीग में। तो दलित जो है वो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन दूर थे। अगर वो कट्टर हिंदू थे दैट मीन्स वो जो वर्ण व्यवस्था का जो छूत अछूत की जो भावना है वो इनमें थी। भले ही बाल गंगाधर तिलक ने अनटचेबिलिटी को लेकर एक सख्त स्टांस लिया और अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए जो है वो एक सख्त जो है वो स्टांस लिया, बट केवल बाल गंगाधर तिलक अकेले भर के, उनके अकेले के कह देने भर से पूरा नहीं हो जाता था वो एजेंडा, राइट। जो बाकी हिस्से थे होम रूल लीग के वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किसके द्वारा, अपर हिंदू क्लास के द्वारा। तो मुस्लिम्स भी दूर रहे, एंग्लो इंडियंस भी दूर रहे और लोअर क्लास हिंदू भी दूर रहे। सो दैट मीन्स इट वाज ओनली कन्फाइंड टू द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। कौन सी मेजॉरिटी? वो भी एलिट मेजॉरिटी जो है वो हिंदू की, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, हाई कास्ट हिंदूज जो है। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 प्रूव टू बी एडेड एडवांटेज फॉर होम रूल कैंपेन। रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। उससे किस तरह प्रोत्साहन लिया होम रूल मूवमेंट ने वो भी हम समझेंगे, क्योंकि रशियन निहिलिज्म से पहले भी लेते रहे हैं भारतीय इंस्पिरेशंस। अब देखते हैं हम कि सरकार का क्या रवैया रहा होम रूल लीग के प्रति। तो पहला पॉइंट देखिएगा, इन मद्रास वेयर द स्टूडेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स। अब सभी जानते थे कि स्टूडेंट्स को जोड़ना बहुत अनिवार्य है क्योंकि यही भविष्य है। बाल गंगाधर तिलक ने ओपनली बोला था कि हमारी तो उम्र हो गई लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है हम शेयर कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि यही इस मूवमेंट को आगे कैरी करने जा रहे हैं। हम कब हमारी ये जो देह है इसका कब अंत हो जाए क्या पता, राइट। सो दैट मीन्स यूथ का जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और मद्रास के क्षेत्र में यूथ को दूर कर दिया गया, अंग्रेजों ने प्रोहिबिशन लगा दिया कि यूथ जो है वो नहीं जुड़ेगा। इनफैक्ट अंग्रेजों ने बहुत जगहों पर जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे रहे हैं उनको दूर करा है, किससे? इस तरह की मूवमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ केस वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट तिलक विच वाज हाउएवर रिस्काइंड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोर्ट गया, जब मैजिस्ट्रेट के पास, तो वहां पर उनको दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन वही जब केस हाई कोर्ट में गया और एक पूरी टीम थी लॉयर्स की जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने डिफेंड किया किसे? तिलक को। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने सारे के सारे जितने भी चार्ज लगे थे उनसे उनको हटा दिया, राइट। चार्जेस जो है वो उन पे नहीं लगे। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि तिलक को डिफेंड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कांग्रेस को जो इंटेलिजेंशिया है, जो इंटेलेक्चुअल है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो है वो उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद या मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद जो यंग मुस्लिम्स है ना, उनको धीरे धीरे समझ आया कि ये तो प्रोपेगेंडा है यार, ये तो साफ साफ जो अलीगढ़ स्कूल है उसकी मेंटेलिटी है, हम इनके साथ क्यों जुड़े। जब हम एक लिबरल थॉट रख के हम अपनी बात को जो है वो कांग्रेस में जोड़ सकते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांग्रेस में, राइट। और बाल गंगाधर तिलक ने खुली बाहों से स्वागत किया सबका। अब जब बाल गंगाधर तिलक ने डिफेंड किया इस चीज का कि मुस्लिम्स जो हैं वो जुड़ने चाहिए, तो सबको उनकी बात माननी पड़ी। आगे मैं आपको लखनऊ पैक्ट में समझाता हूं कैसे घटी वो घटना है, ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, तिलक वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग पंजाब एंड दिल्ली। तिलक को पंजाब और दिल्ली जाने से रोक दिया गया, ठीक है। उसके अलावा एनी बेसेंट को भी कई जगहों पर उन पे भी जो है वो जाने से रोक लगी, लेकिन फिर फाइनली एनी बेसेंट और उनके साथी बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल, पॉइंट देखिएगा,
In June 1917, Annie Besant and her associates BP Vardy and George Arundel were arrested. उनके अरेस्ट हो जाने पर सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना नाइटहुड यानी अपनी सर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, अब जून 1917 में जेल गई एनी बेसेंट। इस मुद्दे को, अब मैंने क्या बोला कि जो भारतीय लीडर्स हैं वो मुद्दे की तलाश में रहते थे। ठीक है, तिलक को जेल में भेजा गया, बड़ा मुद्दा था, भारत में रोष इकट्ठा हुआ था। दूसरी बार जेल में गए थे, बड़ा मुद्दा था, रोष इकट्ठा हुआ था। एनी बेसेंट जब जेल में गई तो जितने भी लीडर्स हैं वो सब होम रूल लीग में जुड़ गए, जिनके मैंने पहले नाम लिए, मोतीलाल नेहरू से लेकर मदन मोहन मालवीय तक। वो सब लीडर जो हैं वो होम रूल लीग में उतर गए। सब जहां जहां पर जो जो लीडर एक्टिव था वहां पर उन्होंने मास एजिटेशन करना शुरू कर दिया। जहां पर कैद में रखा गया था एनी बेसेंट को, थाने के बाहर कई दिनों तक जो है वो, जेल के बाहर कई दिनों तक जो लोगों ने जो है वो भीड़ जमा रखी वहां पर। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी को एक बड़ा मुद्दा बना लिया। ऐसे में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस समय के मॉन्टेगू थे, उनकी जो स्टेटमेंट है वो देखिए। The Secretary of the State commented that Shiva cut his wife into 52 pieces only to discover that he had 52 wives. This is what happens to the government of India when it interns Mrs. Besant. उन्होंने बोला कि जब शिव ने पार्वती या अपनी बीवी के, सावित्री के जब टुकड़े किए थे, तो जितने टुकड़े किए थे उतनी जो है वो उनकी सावित्रियां जो है वो बन गई थी, राइट, बीवियां उनकी बन गई थी, राइट। दैट मीन्स ये कि अगर एनी बेसेंट को आप अरेस्ट करेंगे तो उसके अरेस्ट को मुद्दा बनाकर भारत में 52 अन्य जगहों पर और जो है वो इसी तरह के, मतलब वो रेवोल्यूशन तेजी पकड़ लेगा। समझ रहे हैं ना आप? कहने का मतलब ये कि इस तरह का अगर कोई अंग्रेजी सरकार अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेप उठाती है तो भारतीय उस चीज को मुद्दा बनाकर और अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको भारतीयों की समझनी है। अंग्रेजी सरकार इसीलिए बचती थी कि ऐसा कोई काम वो ना करें जिसे भारतीय मुद्दा बना लें, और भारतीय हमेशा इसी चीज के चक्कर में रहते थे कि ऐसा कुछ काम हो जाए जिसे हम मुद्दा बना लें। तभी गांधी, इसी चीज के लिए गांधी जी हमेशा जेल जाने को तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पहले जो है वो पॉपुलैरिटी इकट्ठा करूं और फिर मैं जब जेल जाऊं तो बाद में मेरे साथ अगर हजारों लोग जेल में भर्ती की जाए तो अंग्रेजी सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट को जेल में डालना उनको बहुत महंगा पड़ा। एनी बेसेंट को फिर फाइनली जेल से रिलीज किया गया सितंबर 1917 में, और उस साल का 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, दिसंबर जो 1917 में हुआ, वहां 1917 के अधिवेशन में जो प्रेसिडेंट बनी बाल गंगाधर तिलक के कहने पर, वो एनी बेसेंट को ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गई थी उस साल। तो यहां पर हमने कई बार पढ़ा है कि ऐसी कौन सी महिला नेता है जो पहली बार बनी लीडर, प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट उनका नाम आता है। तो आज हमने वो घटनाक्रम समझ लिया कि क्यों बनी वो, राइट, व्हाट एंड व्हाई का और हाउ का आज हमने जवाब ढूंढ लिया। सो व्हाट, व्हाई एंड हाउ का हमें लगातार जवाब ढूंढते रहना है। ठीक है, सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वाई द एजिटेशन फेडेड आउट बाय 1919, यानी 1919 तक एजिटेशन जो है वो खत्म क्यों हो गया, अब हमें ये समझना है। पहला पॉइंट देखिएगा, देयर वाज लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं थी। क्यों? आगे हम समझते हैं, मैं जब आपको लखनऊ पैक्ट कराऊंगा तो ये पॉइंट वहां पर क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, कम्युनल राइट्स वर विटनेस ड्यूरिंग 1917 और 1918। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1917 और 18 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडरेट्स who had joined the Congress after Annie Besant's arrest were pacified by talk of reforms contained in Montagu's statement of August 1917, which held self-government as the long-term goal of the British rule in India and Besant's release. यहां पर हमें समझना है, दंगे हुए, जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो एनी बेसेंट को जब जेल से रिलीज किया गया ना, तब अंग्रेजी गवर्नमेंट ने मॉन्टेगू रिफॉर्म्स जो है वो उसके बाद 1917 में दिए। मैंने आपको एक पिछले सेशन में बिल्कुल ब्रीफ में बताया था, आज हम फिर से मॉन्टेगू रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, राइट, ताकि आज के सेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे मॉन्टेगू रिफॉर्म्स कहां पर सेट होते हैं। लेकिन मॉन्टेगू रिफॉर्म्स में बोला गया कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस में हम भारत में सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहते हैं, अंग्रेजों ने ऐसा बोला। इसलिए जो मॉडरेट नेता हैं
उन्होंने फिर से जो है वो इस मीठी गोली को खा लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर से मीठी गोली दी। ध्यान दीजिएगा कहां कहां पर अंग्रेजों ने इस तरह के वायदे किए हैं, जिनको मैं मीठी गोली कह रहा हूं, वो अंग्रेजों द्वारा किए गए इस तरह के वायदे हैं जिनको बाद में अंग्रेजों ने पूरी तरह फुलफिल नहीं किया। यही उनकी कुछ इसी तरह की उनकी कुछ स्ट्रेटजी थी। सो दैट मीन्स ये कि जो एनी बेसेंट के साथ, जो पॉपुलर एनी बेसेंट के अरेस्ट के साथ जो मॉडरेट्स का पॉपुलर सपोर्ट जुड़ा था, वो इस मॉन्टेगू डिक्लेरेशन के बाद हट गया होम रूल मूवमेंट से। और ऐसा ही कुछ वो चाहते भी थे अंग्रेज, इसीलिए उन्होंने किया भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द पैसिव रेजिस्टेंस बाय एक्सट्रीमिस्ट केप्ट द मॉडरेट्स अवे फ्रॉम द एक्टिविटी फ्रॉम सितंबर 1918। 1918 के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते थे कि हम नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट को लेके आए, लेकिन दैट मींस पैसिव रेजिस्टेंस हम करें। तो जो मॉडरेट्स हैं वो दूर ही रहना चाहते थे पैसिव रेजिस्टेंस से, तो इसीलिए उन्होंने मॉडरेट्स ने अपना सपोर्ट जो है वो होम रूल मूवमेंट से हटा लिया। और या इस तरह कहा जाए कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में फिर से दूरी बनने लगी। नेक्स्ट चीज, the Montagu Chelmsford reforms, which became known in July 1918, further divided the nationalist ranks. Annie Besant herself was in two minds about the use of the League. After the announcement of the reforms, Annie Besant vacillated over her response to the reforms and the techniques of passive resistance. That means ये कि यहां पर वैसिलेशन ऑफ एनी बेसेंट बनता है पॉइंट, कि एनी बेसेंट जो है वो सही फैसला नहीं ले पा रही थी, वो उलझी हुई थी। इस उनके मन में ये दो जो है वो बातें चल रही थी कि क्या मैं सपोर्ट करूं होम रूल लीग को, यानी कि अपना एजिटेशन जो है वो बढ़ाए रखूं और पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ मूव करूं, या जो अभी अंग्रेजों ने मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स दे दिए हैं उसका इस्तेमाल करके इन काउंसिल जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूं और अंदर से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करूं। तो अंग्रेजों ने मॉन्टेगू रिफॉर्म्स को फेंका ही इसीलिए था। समझ रहे हैं आप? एक्सट्रीमिस्ट नेता जब तेजी पकड़ रहे थे, राइट, तब उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स फेंके ताकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दूरी बन जाए। और अब फिर से होम रूल मूवमेंट जब तेजी पकड़ रहा था, तब उन्होंने मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो फिर से दे दिया ताकि जो मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो उनमें बंटवारा आ जाए। ठीक है, अब यहां पर जब मूवमेंट तेजी पकड़ने लगता है तभी कांग्रेस अपने हाथ पीछे कर लेती है, मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी। इसी चीज को पॉइंट बनाकर आगे आने वाले कई हिस्टोरियंस ने अंग्रेजों ये जो कांग्रेस की नीतियों को सेफ्टी वॉल्व की नीति कहा है। ठीक है, और सेफ्टी वॉल की थ्योरी को सही भी ठहराया। मैंने आपको पिछले सेशन में सेफ्टी वॉल की थ्योरी समझाई भी। तो ये भी वो इवेंट है, राइट, 1906 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का जो हिंट दिया गया था मिंटो द्वारा मॉडरेट्स को, और मॉडरेट्स जो जुड़ गए थे मिंटो की साइड, या वहां पर बोला गया कि अंग्रेजों ने वहां जो कांग्रेस है वहां पर भी उन्होंने सेफ्टी वॉल का काम किया। प्लस मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आया और जब सभी लीडर्स ने छोड़ दिया जो होम रूल मूवमेंट है, जो ठीक पेस से आगे बढ़ रहा था, जो कि मास एजिटेशन के रूप में बदल सकता था, जो कि कन्वर्ट हो सकता था किसमें, जो कि कन्वर्ट हो सकता था एक पैसिव रेजिस्टेंस में, सिविल डिसोबीडियंस लाया जा सकता था, नॉन कोऑपरेशन लाया जा सकता था, वो उन्होंने नहीं किया और मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की तरफ वो मूव हो गए। तो यहां पर उन्होंने एज ए सेफ्टी वॉल्व काम किया है फिर से। ऐसा इतिहासकारों ने इल्जाम लगाया है मॉडरेट्स के ऊपर और इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन उनके हट जाने के बाद गांधी जी वहां पर मौजूद थे। ये जो पॉपुलर, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जेल भेज दिया था, मॉडरेट्स को अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया था। कब? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ। तब जो लीडरलेस यूथ बचा था उसने क्या किया था, वायलेंट को रिजोर्ट किया था और हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिली थी। अब की बार जब मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया है, फिर से मॉडरेट्स जो है वो अंग्रेजों की तरफ हो गए, फिर से जो लीडर्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप भी कमजोर हो गई। और फिर जो ये मास, जिस जनता को जिस जनता की चेतना जो है वो जगा दी थी होम रूल लीग ने, अब उसको लीडर नहीं चाहिए था, लेकिन इस बार उसको लीडर
नॉट नहीं चाहिए था, उसको लीडर चाहिए था इनफैक्ट, और लीडर उनको मिला गांधी जी के रूप में। और इस जागृत जनता को किस तरह जो है वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, वो मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में समझाया ही है। आगे मैं एक सेशन और लूंगा माइक्रो एनालिसिस पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है, या गांधी जी पर जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे उनकी पॉलिसीज के ऊपर, अंग्रेजों के साथ क्या रिलेशन, कैसे जो है वो उन्होंने अंग्रेजों के साथ रिलेशन बना के रखा, उनका मुस्लिम लीग के साथ क्या रिलेशन था, कांग्रेस के साथ क्या रिलेशन था, लेबर पार्टीज के साथ क्या रिलेशन था। तो ये सारी चीजें हम गांधी जी के बारे में समझेंगे ही। खैर, यहां पर हमने देखा कि मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का क्या असर रहा और एनी बेसेंट किस तरह विचलित हो गई कि मुझे क्या करूं मैं। उनके पास एक ठोस फैसला नहीं था, दैट मींस वो होम रूल लीग को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तिलक हैड टू गो अब्रॉड, तिलक को देश छोड़कर जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। क्यों? सितंबर 1918 में, क्योंकि लाइबल केस उन्होंने ठोक रखा था किस पे? वैलेंटीन शिरोल पे। क्योंकि वैलेंटीन शिरोल ने अपनी एक किताब में द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, किसे? बाल गंगाधर तिलक को। और भारत में हो रही सारी की सारी जितनी भी ये हिंसा है, इस सब का जिम्मेदार जो है वो तिलक को माना था, और तिलक की छवि जो है वो खराब होती जा रही थी, इसीलिए उसके खिलाफ उन्होंने एक लाइबल केस रखा हुआ था। कहां पर? लंदन में। तो उस चक्कर में उनको लंदन जाना पड़ा। ठीक है, सो ये पॉइंट पूरा पढ़िए, देखिए, तिलक हैड टू गो अब्रॉड September 1918 in connection with libel case against Valentin Shirol, whose book Indian Unrest had featured Tilak as responsible for the agitational politics and that had developed in India, with Besant unable to give a positive lead to the positive lead and Tilak away in England, the movement was left leaderless. ठीक है, तो जो यहां पर कई बार सवाल बनता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट कौन है भारत का, तो जवाब आता है क्या? तिलक। ठीक है, तो हम बोलते हैं किसने लिखा, तो वैलेंटीन शिरोल ने लिखा। लेकिन इस वेरी पॉइंट के खिलाफ तिलक जो है वो भड़के हुए थे कि ऐसा कैसे लिख दिया मेरे बारे में। ठीक है, इसीलिए उन्होंने लाइबल केस ठोका हुआ था लंदन में। तो उस मुद्दे को उस मामले में उनको जाना पड़ा भारत से बाहर। उन्होंने सोचा कि एनी बेसेंट संभाल लेंगी, एनी बेसेंट नहीं संभाल सकी, जो लीडरलेस हो गया मूवमेंट, और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी घटती गई। अंग्रेजों के द्वारा फिर से षड्यंत्र खेल दिया गया था। अब यहां पर स्पेकुलेशन है, अंग्रेजों ने षड्यंत्र खेला या जानबूझकर मॉडरेट्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए? क्या जानबूझकर तिलक भारत छोड़कर चले गए? क्या जानबूझकर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो एनी बेसेंट ने नहीं लिया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक अंत में सेफ्टी वॉल्व ही है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने यह इल्जाम लगाया है किस पे? कांग्रेस पे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। तो हमें यह पॉइंट्स भी नजर में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अब दो मुख्य लीडर, दोनों लीडर्स जो हैं वो गेम से बाहर, गांधी जी आते हैं ऐसे में। सो गांधीज फ्रेश अप्रोच टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज स्लोली बट श्योरली कैचिंग द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड द मास मूवमेंट दैट वाज गैदरिंग मोमेंटम पुश्ड द होम रूल मूवमेंट ऑन टू द साइड लाइन्स टिल इट पीटर्ड आउट। दैट मीन्स ये कि गांधी जी अब एक नया जो है वो मास एजिटेशन का जो आइडिया लेकर आए थे, और गांधी जी ने खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में जो अपने सत्याग्रह के जो आइडियोलॉजीज हैं उसको यूज टेस्ट कर लिया था और वो कामयाब भी हुए थे। राइट, उसी को अब बड़े लेवल पर एप्लीकेट करने के लिए तैयार थे गांधी जी, इसलिए होम रूल मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे दबता गया। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी के ऊपर सवाल बनते हैं कई तरह के। क्या गांधी जी ने दूसरों की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया? क्या गांधी जी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया उन्होंने? ठीक है, क्या उन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया? क्या लीडर्स नहीं थे, दूसरों की पॉलिटिक्स को जो है वो अपनी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट किया? तो बहुत सारे इस तरह के इल्जामात हैं गांधी जी पर, और मेंस में सवाल बनते भी हैं। तो मैंने आपको बोला ना, गांधी जी के ऊपर माइक्रो एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। मैं मेंस में पूछे गए सवालों के माध्यम से आपको चीजों को समझाऊंगा, क्योंकि हम जो मेंस में सवाल पूछे गए हैं ना, हम उन्हीं को ही उठा लेंगे डायरेक्ट, हम वहीं से ही कॉन्सेप्ट को घुमाएंगे और अलग अलग किताबों में से देखेंगे कि नॉट जस्ट किताबें, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग अलग स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जो उनके जो परसेप्शंस है, वहां से हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और एक थॉरो तैयारी करेंगे। ठीक है, और पॉसिबल क्वेश्चंस पे भी नजर डालेंगे कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, In 1920, Gandhi accepted the presidentship of All India Home Rule League and changed the organization name to स्वराज सभा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम रूल लीग
की जो लीडरशिप है वो गांधी जी ने 1920 में एक्सेप्ट करी और उसका नाम स्वराज सभा रख दिया। विद इन अ ईयर हाउएवर द लीग जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एक साल के अंदर स्वराज सभा ने किसको ज्वाइन कर लिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी की लीडरशिप में। ठीक है, सो दिस वाज द डिक्लाइन ऑफ होम रूल लीग। अब देखते हैं होम रूल मूवमेंट के पॉजिटिव गेन्स क्या क्या हुए भारत में उस समय। तो पहला पॉइंट देखिए, द मूवमेंट शिफ्टेड द एम्फोसिस फ्रॉम एजुकेटेड एलीट टू द मासेस। पहला पॉइंट तो यही कि भारत की जो पीजेंट्री तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो भारत का अभी धीरे धीरे एजुकेटेड जो वर्ग है, जो अभी धीरे धीरे एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, उनको जोड़ना शुरू कर दिया। महिलाओं को, स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी स्टूडेंट्स का जोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को अगर जागृत करते हैं तो स्टूडेंट जवान है, यूथ है, वो घर घर जाकर क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। अगर एक गांव के 5 स्टूडेंट्स भी अगर एजुकेटेड हैं तो वो 50 अन्य जो इलिटरेट लोग हैं उनको अपनी भाषा में, वर्नाक्युलर भाषाओं में समझा पाएंगे कि व्हाट इज व्हाट। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि जो यूथ को जोड़ना और जो मासेस को अपील करने का काम जो है वो किया किसने? होम रूल मूवमेंट में। मैंने आपको बोला ना, आगे आने वाले जो मूवमेंट्स हैं, नॉन कोऑपरेशन हो, चाहे स्वराजित द्वारा लाए गए मूवमेंट्स हो, या उसके अलावा अन्य जितनी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई हैं, या तो गांधीयन आइडियोलॉजी पर जितनी मूवमेंट्स हुई हैं, उन सब का बेस आपको कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट में मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं हम। द मूवमेंट शिफ्टेड द एम्फोसिस फ्रॉम द एजुकेटेड एलीट टू मासेस एंड परमानेंटली डिफ्लेक्टेड द मूवमेंट फ्रॉम द कोर्स मैप्ड बाय मॉडरेट्स। परमानेंटली डिफ्लेक्टेड यानी मॉडरेट्स द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी स्ट्रगल की, उसको पूरी तरह चेंज कर दिया। 1906 का जो फियास्को में पूरा देखने को मिला है, सूरत स्प्लिट 1907, राइट, इस पूरे मामले में मॉडरेट्स अभी भी कहीं ना कहीं आगे जो है वो उनका इन्फ्लुएंस बना रहा। लेकिन होम रूल मूवमेंट के खत्म हो जाने के बाद मॉडरेट्स का नाम जो है वो हट ही गया, राइट। मॉडरेट्स के तौर तरीके बिल्कुल उनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। इनफैक्ट मॉडरेट जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए। कांग्रेस धीरे धीरे अब गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ मूव कर गई, मॉडरेट आइडियोलॉजी जो उन्होंने छोड़ दी, राइट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, it created an organizational link between town and the country which was to prove crucial in later years when the national movement entered its mass phase in a true sense, right। गांधी जी या गांधीयन फेज में, गांधीयन नेशनलिज्म फेज में जो गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ा है, उसकी शुरुआत होम रूल मूवमेंट ने करी। कैसे? मैंने आपको बोला ना, वहां पर स्टूडेंट्स को एजुकेट किया गया। और स्टूडेंट्स कहां से आए हैं? अगर कोई गांव से आया होगा तो उसने अपने गांव में शहर को कनेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। तो शहरों से गांव की जनता को कनेक्ट करने का काम शुरू किसने किया? होम रूल मूवमेंट ने। और जो शहरों से गांव का कनेक्शन बन गया है, इस चीज का इस्तेमाल किसने किया? गांधीयन जो मूवमेंट्स हैं उसने। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट। यूथ को मोटिवेट किया, एक पूरी जनरेशन जो है वो क्रिएट की नेशनलिस्ट की। मैंने जो नेताओं के नाम बताए अभी आपको पीछे, वो सब इसी होम रूल मूवमेंट के समय जो है वो तैयार हुए हैं। इट प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन स्टाइल। ये तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया, गांधीयन स्टाइल की पॉलिटिक्स के लिए जनता को तैयार किया। द अगस्त 1917 डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेगू एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय होम रूल एजिटेशन। मॉन्टेगू रिफॉर्म्स में जो बातें ऐड हुई हैं वो होम रूल एजिटेशन की वजह से ही तो ऐड हुई हैं, जो कि पॉजिटिव चीजें थोड़ी बहुत अगर हो, क्योंकि 1919 का कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म मैंने आपको पूरा समझाया है, हमने वो पूरा का पूरा पढ़ा है। नहीं पढ़ा है अगर आपने तो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाला सेशन पूरा देखिए मेरा, ठीक है। उसमें पूरा, क्योंकि जो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहाँ पढ़ेंगे आप, जो सेशन मैंने आपको कराया है 1858 से लेकर 1947 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, द एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट टुवर्ड्स द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट reunion at Lucknow 1916 revived the Congress as an effective instrument of Indian nationalism।
मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म का जो हाथ जुड़वाया गया है, हाथ जोड़ा है दोनों ने, दोनों में यूनियन हुआ है वापस लखनऊ 1916 में, वो तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स के द्वारा ही हुआ था। और ये दोनों किससे जुड़े थे? होम रूल मूवमेंट से। The home rule movement lent a new dimension and a sense of urgency to the national movement. अब लोगों को ये समझ आया कि बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ करना है। पहले लोग सोच रहे थे कि कर लेंगे, हो जाएगा, 10 साल बाद करेंगे, 20। अब ये था कि अभी दिस इज द मूवमेंट। पहले मॉडरेट्स क्या सोच रहे थे? अभी 10 साल 20 साल बाद जो है वो मास पॉपुलेशन जुड़ेगी, अभी वो समय नहीं आया, ठीक है। लेकिन होम रूल लीग में, होम रूल मूवमेंट में समझ आया लोगों को कि दिस इज द मूवमेंट, अब मास पॉपुलेशन को जोड़ने का समय आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 क्या था, ठीक है। तो सबसे दो मुख्य चीजें हुई लखनऊ सेशन 1916 में। पहली चीज, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं उनका मिलन हुआ वापस। सूरत स्प्लिट के बाद दोनों जुड़े किसमें? जो लखनऊ पैक्ट है उसमें, जो लखनऊ का कांग्रेस का सेशन है उसमें। और दूसरी चीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में पैक्ट हुआ। तो ये दो मिलन हमें देखने को मिलते हैं कहां पर? लखनऊ के कांग्रेस के सेशन में 1916 में। पहला पॉइंट देखिएगा, रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू कांग्रेस। मैंने आपको बताया ना 1914 और 1915 दोनों में नाकामयाब रहे एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ने में। किसके साथ? कांग्रेस के साथ, राइट। 1916 के सेशन में क्या हुआ? द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय अ मॉडरेट अंबिका चरण माजुमदार finally readmitted the extremists led by Tilak to the Congress fold. Various factors facilitated this reunion. ठीक है, अंबिका चरण माजुमदार was the president of that meeting. और फैक्टर्स देखिए क्या क्या हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, ओल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज बिकेम मीनिंगलेस। जो पहले एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के जो मुद्दे थे वो अब 10 साल पुरानी बात हो गई थी, इसलिए उनका जुड़ना जो है वो, उनका लड़ना उन मुद्दों पर आउटडेट हो चुका था। सेकंड पॉइंट, बोथ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज दैट द स्प्लिट हैड लेट अ पॉलिटिकल इनएक्टिविटी। दोनों को यह समझ आया कि जुड़े रहना ही हमारे लिए सही था। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया है, कांग्रेस स्प्लिट जो है वो अंग्रेजों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था जिसमें वो लोग फंस गए, ठीक है। इसलिए स्प्लिट होना जो है वो सही नहीं था उनके लिए, इसलिए वापस जुड़ जाना ही क्या रहेगा? मुनासिब। थर्ड पॉइंट देखिएगा, एनी बेसेंट एंड तिलक हैड मेड वाइग्रस एफर्ट्स फॉर द रीयूनियन टू अलाई moderate suspicions. Tilak had declared that he supported a reform of administration and not an overthrow of the government. He also denounced acts of violence. एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर जो है वो बहुत काम किए, होम रूल मूवमेंट उन्होंने धीरे धीरे शुरू करी दी थी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि तिलक ने मॉडरेट्स का भरोसा जीतने के लिए अपने आप को अंग्रेजों का लॉयलिस्ट घोषित कर ही दिया था। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं केवल क्या चाहता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहता हूं, मैं तख्ता पलट नहीं चाहता। अंग्रेज यहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का साथ हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, द डेथ ऑफ टू मॉडरेट, दो बड़े मॉडरेट नेताओं की डेथ हुई, गोखले और फिरोज शाह मेहता, जिसकी वजह से मॉडरेट्स में जो ऑपोजिशन एक्सट्रीमिस्ट का उसकी संख्या जो है बढ़ गई और रीयूनियन जो है वो मुनासिब या मुमकिन हो सका। पहली चीज तो यही है, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और दूसरा हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये दोनों कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ही हुआ। पहला पॉइंट देखिएगा, अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टू टेक प्लेस एट लखनऊ वाज द कमिंग टुगेदर ऑफ मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिमांड्स बाय देम टू द गवर्नमेंट। दोनों एक साथ जुड़े भी और कॉमन डिमांड्स भी पेश करी। दोनों चीजें हमें कहां देखने को मिली? किधर? जो लखनऊ का पैक्ट है, राइट, लखनऊ का जो कांग्रेस का सेशन है। पहला पॉइंट देखिएगा, व्हाई द चेंज इन लीग्स एटीट्यूड, लीग का एटीट्यूड क्यों बदला? जो मुस्लिम लीग है वो क्यों जुड़ी किसके साथ? कांग्रेस के साथ। ऐसा क्या घटनाएं घटी? पहला पॉइंट देखिएगा, ब्रिटेन रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की, ब्रिटेन ने जो टर्की की हेल्प करने से मना कर दिया, ठीक है। इट एंगर्ड द मुस्लिम्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि खलीफा जो है, जो कि रिलीजियस, देख रहे हैं आप, रूल्ड बाय खलीफा हु क्लेम्ड रिलीजियस या रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। इसने क्या किया? मुस्लिम्स को भड़का दिया,
दूसरा पॉइंट, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन। 1911 में बंगाल पार्टीशन को जो हटा दिया गया था, उससे मुस्लिम्स का एक ऐसा सेक्ट जो है वो भड़का हुआ था जो कि पार्टीशन का सपोर्ट कर रहा था। तीसरी चीज, द रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ विद पावर्स टू एफिलिएट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो एलियनेटेड सम मुस्लिम्स। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया कि अलीगढ़ में ऐसी यूनिवर्सिटी हम नहीं खोलने देंगे तुम्हें, जिससे तुम भारत के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों को सभी क्षेत्रों में कॉलेजेस को एफिलिएशन प्रोवाइड कर सको। तो जो अलीगढ़ आइडियोलॉजी है वो पूरे भारत में नहीं फैलेगी। इससे जो है वो मुस्लिम्स थोड़े रोष खाए हुए थे। अब यहां पर मैं बहुत बेसिक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर हिंदू, उन्होंने वो कैसे मान गए कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस में जोड़ लिया जाए, ठीक है। अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे सब मानने को मजबूर हो गए कि हां मुस्लिम्स का जुड़ना जरूरी है। और वही स्टेटमेंट मैं आज आपको समझाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि शायद हो सकता है आप लोग भी वो लॉजिक समझ सकें। भले ही मुसलमान हो, सुनिएगा बाल गंगाधर तिलक ने क्या लॉजिक दिया। भले ही मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, शूद्र हो, पंडित हो, राजपूत हो, कोई मर्जी हो, किसी भी तरह का वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो भारत का है, राइट, उसके ऊपर किसका कुशासन है? अंग्रेजों का। सो दैट मीन्स अगर उसका भला कुछ कर रही है अंग्रेजी सरकार, तो इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है तो बाकियों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यही तो अंग्रेजी सरकार चाहती है, यही तो उन्होंने किया और यही करने में वो कामयाब रही। अंग्रेजों को अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे तो हिंदू चिढ़ जाएंगे। हिंदू क्यों चिढ़ रहे हैं? अंग्रेज भारत के लिए एलियन है, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो तो भारतीय ही हैं, राइट। तो मुस्लिम्स को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है तो आप क्यों भड़क रहे हैं उस चीज को लेकर? ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अंग्रेजों द्वारा जो इतिहास की रीत है उसके तहत हिंदू हिस्ट्री अलग, मुस्लिम हिस्ट्री अलग, और जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो अलग है। इसीलिए बहुत सारे लोगों में आज भी यह भावना है कि मुस्लिम्स जो हैं वो आउटसाइडर हैं। लेकिन मुस्लिम्स बहुत जल्दी ही भारतीय इकोनॉमी, भारतीय सोशल कंस्ट्रक्ट का हिस्सा जो है वो बन गए थे माइग्रेट करने के कुछ ही समय बाद। अगर यही लॉजिक लगाना है तो अगर आप थोड़ा इतिहास में और पीछे जाएंगे तो हिंदुइज्म जैसे एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, वो भी तो माइग्रेशन के तहत ही हुआ, राइट। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि भारत में भारत का निवासी कौन है और भारत के लिए एलियन कौन है, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक सिंपल लॉजिक दिया। जो भारतीयों के हित के लिए काम कर रहा है वो भारत का निवासी, जो भारतीयों के हित के लिए काम नहीं कर रहा है वो भारत के लिए एलियन। भले ही वो किसी भी जाति का हो, भले ही वो किसी भी रंग का, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे अगर कोई अंग्रेज, अगर कोई क्रिश्चियन भी भारत में आके भारतीयों के हित के लिए काम कर रहा है ना, तो हम उसे भारतीय मानेंगे। ऐसा स्टेटमेंट दिया बाल गंगाधर तिलक ने। जब बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात बोली तो सभी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो इस तथ्य को मानने को तैयार हो गए, और जो लखनऊ का पैक्ट है उसमें मुस्लिम लीग को जोड़ लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और अगर आप सोचें तो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कि ऐसे लोग, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मुस्लिम लीग के जो बिल्कुल कट्टर थे, और मुस्लिम लीग जो हिंदुओं से अलग हो रही थी वो अंग्रेजों की ही चाल थी, अंग्रेजों द्वारा ही बसाए हुए डर और अंग्रेजों द्वारा ही दिए हुए लालच थे, ठीक है। अदरवाइज जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय हैं, उनका यूनाइटेड रहना जरूरी है। अगर सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो सबको खुशी होनी चाहिए, अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो सबको खुशी होनी चाहिए। मतलब जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप नहीं जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते, तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल रहा है, अगर उनकी कम्युनिटी का भला हो रहा है और अगर हिंदू उससे चिढ़ रहे हैं, तो ये अंग्रेज सक्सेसफुल हो गए इस मामले में। मतलब अगर
मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने से अगर हिंदू चिढ़ जाएं तो फायदा किसको हुआ? अल्टीमेटली अंग्रेजों को। बाल गंगाधर तिलक ने एक सिंपल बात बोली, अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है तो हिंदुओं को खुश होना चाहिए कि हमारे भाइयों को सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे हमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये यूनिटी की भावना होनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल बेसिक फंडा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो भारत में आउटसाइडर है, भले हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। धीरे धीरे वो भारत के सोशल और इकोनॉमिक रंग में ढलते गए। उन्होंने भारतीय कुजीन को अडॉप्ट किया, उन्होंने भारतीय आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया। भारतीय हिंदुओं ने, राजपूतों ने, मुगलिया या जो सल्तनत के कुजीन्स हैं, उनका जो पहनावा है, उनके जो आर्किटेक्चर है, उनके रहन सहन, सबको जो है वो एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स कल्चर्स का मेल हुआ। अगर कल्चर जुड़ गए तो कौन आउटसाइडर रह गया फिर? तो ये बेसिक चीजें हमें समझनी चाहिए। ये जो फंडे है ना, आप ये आउटसाइडर है, ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, ये आपस में लड़वाने के तरीके होते हैं रूलिंग क्लास के। अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, या नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन अगर आपको एक नागरिक भी बनना है, सारी बात छोड़िए, नागरिक बनिए पहले, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तरफ हम जाएंगे। नागरिक बनने के लिए भी आपको ये बेसिक चीजें समझनी बहुत अनिवार्य है। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि देरी हो जाए आपके इन सब पॉइंट्स को समझने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द यंगर लीग मेंबर्स वर टर्निंग टू बोल्डर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड वर ट्राइंग टू आउटग्रो द लिमिटेड पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ स्कूल जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स थे, उनसे बाहर निकलना चाहता था। जो एजुकेटेड यंगर जो मेंबर्स थे लीग के, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे, थोड़े लिबरल आइडियाज के साथ, लिबरल आइडियाज को प्रैक्टिस करना चाहते थे वो। द कैलकाटा सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1912 हैड कमिटेड the league to working with other groups for a system of self-government suited to India, provided it did not come in conflict with its basic objective of protection of interests of Indian Muslims. Thus, the goal of self-government, similar to that of Congress, brought both sides closer. अब जो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं या इतिहासकार हैं या बाद में नेता भी रहे, उन्होंने इसी चीज को पॉइंट किया कि मुस्लिम लीग जो है ना, वो अपने मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट के लिए फोकस कर रही थी। तो उनको करने दो, इनफैक्ट उनको सपोर्ट करो, तभी एक सोसाइटी में हार्मनी बनेगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को अगर वो डिफेंड कर रहे हैं, उस चीज को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी टूट जाएगी। अल्टीमेटली आप किसका भला चाहते हैं? भारतीयों का भला चाहते हैं ना। अगर आप इतिहासकारों ने जो डॉक्यूमेंट किया, या अगर जो नेताओं ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर वो भारतीयों का भला चाहते हैं तो सोसाइटी में हार्मनी बनना बहुत जरूरी है। अगर सोसाइटी में हार्मनी नहीं बनाई जा रही, दैट मीन्स अपने फायदे की सोच रहे हैं वो, फिर वो जनता के फायदे की नहीं सोच रहे। क्योंकि अगर सोसाइटी बटी हुई है तो फायदा सरकार को होगा, चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, चाहे वो बाद की गवर्नमेंट्स रही हो भारत की, या केवल भारत के लिए नहीं, अन्य जो भी जहां पर भी डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, वहां पर अगर सोसाइटी को आपस में लड़ाया जा रहा है तो वो एक पॉलिटिकल मूव होता है जिससे सरकार को फायदा होगा। सोच के देखिएगा अपने, मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर ले जाइए अपनी सोच को। अपने आप को भारत के एक राज्य के एक गली का व्यक्ति मत समझिए, अपने आप को इस धरती का सिटीजन मानना शुरू कीजिए। इस धरती में होने वाली सभी घटनाओं का आप पर असर हो रहा है। सो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना आरंभ कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे अब कि यंगर मुस्लिम्स का और क्या स्टांस था। देखिएगा, यंगर मुस्लिम्स वर इन्फीरिएटेड बाय गवर्नमेंट रिप्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मौलाना आजाद का अल हिलाल अखबार जो था एंड मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड फेस्ड सप्रेशन व्हाइल द लीडर्स सच एज अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हजरत मोहानी फेस्ड इंटर्नमेंट, यानी उनको जेल में डाला गया। तो जो कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके अखबारों को, उनकी पत्रिकाओं को बंद कराया गया और मुस्लिम लीडर्स को जेल में डाला गया। इससे क्या था? इससे जो यूथ है वो भड़का हुआ था, और वो जो भड़का हुआ यूथ था उसको अपने एक्सप्रेशन को बाहर लाना था। और अगर वो अपने अलीगढ़ कट्टरपंथियों की तरफ देखते हैं तो उनके जो मेथड है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, इसलिए दे चोज टू बी पार्ट ऑफ कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस जो है वो उस समय धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती जा रही थी।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस जनरेटेड एंटी इंपीरियलिस्टिक सेंटिमेंट्स अमंग द यंग पार्टी। यंग पार्टी किसकी? मुस्लिम लीग की, राइट, क्योंकि मुस्लिम लीग में उस समय जवान लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। एसी माजुमदार द्वारा देखिए क्या स्टेटमेंट दी गई है, प्रेसिडेंट थे लखनऊ सेशन के 1916 के, एसी माजुमदार, राइट। स्टेटमेंट है, आफ्टर नियरली 10 years ऑफ पेनफुल सेपरेशन एंड वॉन्डरिंग थ्रू द विल्डरनेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मेजेस ऑफ अनप्लेजेंट controversies, both wings of Indian National Party have came to realize the fact that united they stand but divided they fall, राइट। तो यही बाद में एजेंडा भी बना, ठीक है, यूनाइटेड दे स्टैंड एंड डिवाइडेड दे फॉल। एसी माजुमदार ने ये स्टेटमेंट दी है। अब देखते हैं जो लखनऊ पैक्ट है उसका नेचर क्या रहा और क्या क्या जॉइंट डिमांड रखी गई। लीग एग्रीड टू प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स विद द कांग्रेस टू द गवर्नमेंट। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्हिच वुड कंटिन्यू टिल एनी वन कम्युनिटी डिमांडेड जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करती रहेगी जब तक जॉइंट इलेक्टोरेट वाली स्थिति ना बन जाए। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट ही रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द डिमांड ऑफ द मूवमेंट। धीरे धीरे हम सिचुएशन को ऐसा ले आएंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेकर आएंगे हम, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाएगी। तब तक के लिए वो सिचुएशन जब तक नहीं क्रिएट होती है तब तक के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डिमांड्स क्या क्या है। So Muslims were also granted a fixed proportion of seats in the legislature at all India and provincial level. ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन दिया गया उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट चीज देखिएगा जॉइंट डिमांड क्या क्या है। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियंस एट अर्ली डेट। कन्फर करेंगे, केवल अंदाजतन नहीं बताएंगे हम दे देंगे आपको, कन्फर करेंगे कि आप दोगे ही। ठीक है, सेकेंड चीज the representative assemblies at the central as well as provincial level should be further expanded with an elected majority and more power given to them. सेंट्रल और कौन सी प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं वहां पर 1909 के 1892 से लेकर 1909 का जो दो काउंसिल्स एक्ट थे, इन दोनों काउंसिल एक्ट में क्या दिया गया था? 1892 में तो इलेक्टेड वर्ड का यूज ही नहीं किया गया था और 1909 में इलेक्टेड की जगह जो डायरेक्टली इलेक्टेड ना होकर इनडायरेक्टली इलेक्टेड वहां पर मेंशन था। अब की बार वो चाहते थे कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो और मेजॉरिटी रहे भारतीयों की, इस बार दोनों सेंट्रल लेजिस्लेशन में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी ऑफ 5 years ऑब्वियसली। ठीक है, उससे नेक्स्ट पॉइंट सैलरीज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। लंदन में बैठे हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और भारत के रेवेन्यू से सैलरी खा रहे हैं, तो उनको बोला कि सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया शुड बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी एंड नॉट ड्रॉन फ्रॉम इंडियन फंड्स। राइट, भारतीय जो रेवेन्यू है यहां से ना दिया जाए, ब्रिटिश अपने रेवेन्यू से दे। वहीं बैठे हैं वो, यहां तो आते नहीं। उसके बाद हाफ द मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन। आधे मेंबर जो है वो भारतीय होने चाहिए। इन सब लखनऊ पैक्ट की ये सब डिमांड, उसके बाद जो होम रूल मूवमेंट के समय जितनी डिमांड्स रखी गई, जो भी भारत के पॉपुलर डिमांड्स थी, उन सब को मैनिपुलेट करने के लिए मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया और अब उसके बाद आए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मैंने आपको करा दिए हैं अलग से सेशन में एक, वो सेशन जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देखिएगा। 1858 से लेकर 1947 के बीच के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो सब मैंने वहां करा दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, नॉट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बट मॉन्टेगू डिक्लेरेशन समझा देता हूं क्या थी। सो इन सब घटनाओं को नजर में रखते हुए मॉन्टेगू ने एक स्टेटमेंट जो है वो अगस्त 1917 में रिलीज करी। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट को जेल में रखा हुआ था और उसके खिलाफ जो है वो भारत में मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ रोष फैल गया था और अंग्रेज उसी चीज के लिए डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि 1857 की म्यूटनी जैसी फिर से कोई सिचुएशन आ जाए, भारतीय जनता इकट्ठा ना हो जाए, नो टैक्स मूवमेंट बड़े लेवल पर ना आ जाए, यानी जनता जो है वो टैक्स देने से मना ना कर दे, भारतीयों के साथ जो है वो भारतीय पैसिव अग्रेशन ना करने लग जाए, भारतीय नॉन कोऑपरेट या सिविल डिसोबीडियंस पे ना उतर आए। इसीलिए कुछ ना कुछ जो है वो गोली देनी जरूरी थी
अंग्रेजों को, ताकि भारतीयों में फिर से जो है वो बंटवारा हो जाए, फिर से जो है मूवमेंट शांत हो जाए। इसलिए मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाने की डिक्लेरेशन की गई मॉन्टेगू द्वारा, जिसे अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेगू स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ऑफ अगस्त 1970। देखिएगा क्या है पॉइंट है। द सेक्रेटरी, पहला पॉइंट देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन सैमुअल मॉन्टेगू, मॉन्टैग या मॉन्टेगू दोनों पढ़ा जाता है इसे, मेड अ स्टेटमेंट ऑन अगस्त 20, 1917 इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि सिनोनिमस है किसके साथ? लोकसभा, भारतीय लोकसभा के साथ। इन व्हाट हैज केम टू बी नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। यही मॉन्टेगू की स्टेटमेंट को अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। कब आई है? 1917, अगस्त 1917 में, इसीलिए अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना, कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं और इस तरह फैक्ट्स भी जुड़ते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कीजिए, फैक्ट अपने आप आपके साथ आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कीजिए, फैक्ट अपने आप जुड़ते जाएंगे। अगर आप फैक्ट रटते रहेंगे ना इतिहास में, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्ट अपने आप जुड़ते जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो स्टेटमेंट देखते हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला था मॉन्टेगू ने। तो स्टेटमेंट सेड द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विद अ व्यू ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या कहना चाह रहे थे मॉन्टेगू? कि भारतीयों को शक्ति का जो है वो हस्तांतरण किया जाएगा, यानी ग्रेजुअली भारतीयों को शक्ति दी जाएगी। इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि कब देंगे, बोला कि दे देंगे शक्ति भारतीयों को, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, रहेंगे वो अंग्रेजी डोमिनेशन के अंदर ही, रहेंगे वो अंग्रेजी डोमिनियन के रूप में ही। लेकिन हर एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पे भारतीयों को सपोर्ट जो है वो, भारतीयों को पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। ये थी मॉन्टेगू स्टेटमेंट। इससे मॉडरेट्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो गए थे और उन्होंने होम रूल मूवमेंट से अपना सपोर्ट हटा लिया था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक और चीज आ गई, द डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल कुड नॉट बी टर्म्ड एज सिडिशियस। पहले होम रूल की मूवमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की मूवमेंट, इसको सिडिशन बताकर, चार्ज लगाकर जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेजी सरकार द्वारा। लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने ही खुद बोल दिया कि हम आपको होम रूल ही देने जा रहे हैं, हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट ही देने जा रहे हैं। तो होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड क्या नहीं रही? सिडिशन नहीं रही अब। लेकिन यह नहीं बताया गया कि कब देंगे। ठीक है, और वही क्या थी? भारतीयों का ऑब्जेक्शन था दैट नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वाज गिवन, बताया नहीं गया था कि कब देंगे। दूसरी चीज, द गवर्नमेंट अलोन वाज टू डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एडवांस टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट and the Indians were resentful that the British would decide what was good and what was bad for Indians. सीधी सी बात यह कि भारतीयों को स्थानांतरित की जाएगी, शक्ति हस्तांतरित की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी? अंग्रेज सोचेंगे। कैसे की जाएगी? अंग्रेज डिसाइड करेंगे। कितनी दी जाएगी शक्ति, राइट, कितनी शक्ति प्रोवाइड करनी है भारतीयों को, ये सब अंग्रेज सोचेंगे। क्या भारतीयों के लिए सही है, क्या भारतीयों के लिए गलत है, ये सब अंग्रेज डिसाइड करेंगे। इसके बाद आए मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मैंने आपको कराया है डिटेल में। उसके बाद आया साइमन कमीशन, मैंने आपको कराया है डिटेल में। तो वो सारे सेशंस आप देखिए, तब ये स्टोरी हमारी जुड़ेगी। इसके पहले के जो सेशन है, मॉडरेट्स की कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, मॉडरेट फेज क्या रहा, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, और उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िए, इन सारे सेशंस को जोड़िए। रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म क्या है, ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म के बीच में झगड़ा क्यों है, ठीक है। तो और आज का पूरा सेशन होम रूल लीग क्या है, कैसे चली। तो आज के सेशन को यहां मैं कंक्लूड करता हूं। आज हमने होम रूल लीग को समझा। तो अगर होम रूल लीग वाला सेशन आपने यहां तक देखा है और अगर पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, तो मेक श्योर यू वॉच दीज। वो मेरी एडवाइस नहीं है, मेरी प्रिस्क्रिप्शन है आपके लिए। जरूरी है आपके लिए वो सेशंस आप देखें, राइट, बहुत जरूरी है। कहानी को कनेक्ट करते चले, और जो भी आपके सजेशंस हो वो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, ठीक है। वो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या सर पढ़ते हैं कमेंट्स या नहीं, तो डेफिनेटली मैं कमेंट्स और लाइव चैट में जो भी आप मेंशन करते हैं, जो चीजें आप लिखते हैं, वो मैं पढ़ता हूं
और कई बार हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो कॉन्कर नहीं करते हो, तो मैंने आपको बताया है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन ना होकर मैं आपको अभी पॉइंट ऑफ व्यूज पेश कर रहा हूं। हम धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को रखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन प्रिपेयर करेंगे। दिस वाज जस्ट अ फाउंडेशनल फेज, राइट? सो बेयर विद मी, मैंने आपको बोला है ना, धैर्य रखिए, जुड़े रहिए। सबके लिए, सबके जितने भी पॉइंट ऑफ, जो भी आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हो, उन सबको हम धीरे धीरे मेंशन करेंगे। एक ही सेशन में मैं सारी चीजें क्रिएट नहीं कर सकता, राइट? धीरे धीरे बेस क्रिएट करना चाहता हूं मैं। जो बच्चा शुरू से प्रिपेयर कर रहा है उसको पहले फाउंडेशन तो बने, उसके बाद वो फिर पॉलिटिकल डिस्कशंस तक पहुंचेंगे, हम वहां तक भी जाएंगे। मैं लाइव डिस्कशंस भी लूंगा आगे आने वाले सेशंस में, वो सब होने वाला है, ठीक है? सो आज के लिए केवल इतना ही। ये सेशन पूरा देखा आपने, बहुत बेहतरीन बात है। पिछला सेशन भी इसी तरह देखिएगा, ठीक है? अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड डिवाइस पर। उस एप्लीकेशन में आपको पूरा थरो कोर्स जो है वो सीएससी के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा अन्य सभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं भारत में, उन सब के लिए आपको मटेरियल वहां पर अवेलेबल है, टॉप नॉच क्वालिटी का, राइट? सो दैट मीन्स यू गो, यू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन, यू गो थ्रू दैट ऑल द कोर्सेज, राइट? देखिए, ब्राउज कीजिए क्या क्या कोर्सेज है, ठीक है? और उसके बाद आप अपना दिमाग बनाइए, ठीक? सो आज के सेशन में केवल इतना ही कंक्लूड कर रहा हूं आज के सेशन में। मिलेंगे हम अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं कोई एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा इस कहानी को और एलोबरेट करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।